नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल सेशन में। और आज हम कवर करेंगे पूरी की पूरी कंप्लीट हिंदी। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हिंदी का एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मास्टर वीडियो, मैराथन क्लास, वन शॉर्ट वीडियो, जो बोलना चाहें बोले। इसमें मैं पूरा का पूरा संपूर्ण व्याकरण एक बार में कवर कर लूंगा। ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आप कभी भी हिंदी का एग्जाम अगर आपका है, हिंदी आने वाला है किसी एग्जाम में, आप इसको देख लेना, बस आपका हिंदी का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ए टू जेड कंप्लीट ग्रामर में कवर कर लूंगा। और इसको देखने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूं कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। यानी मिनिमम क्वेश्चन 90 आप करेंगे, बाकी आप 100% क्वेश्चंस भी सही कर सकते हैं। तो ये जो पेपर आप बीपीएससी का देने के लिए जा रहे हैं, मैं इसके अभी चल रहा है ना, तो इसीलिए अभी बना रहा हूं। आगे आप कभी भी कोई सा भी एग्जाम देना ना, तो आप इसको देख के चले जाना एग्जाम से पहले, बस हिंदी का टेंशन खत्म। एक बार समझ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, हालांकि मेरे पास प्रेजेंटेशन बनाने का उतना टाइम बचा नहीं था, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी है और आज मैं लास्ट मोमेंट पे इस वीडियो को बना रहा हूं। तो मैंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं तैयार की है, मैंने अपने नोट्स उठा लिए हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने उन नोट्स को उठाया है और उन्हीं के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट हिंदी कवर करवाने वाला हूं, सब कुछ। ठीक है, अब मैं बता देता हूं और जल्दी से शुरू करता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या कवर करेंगे, तो देखिए, लिंग है, वचन है, संधि है, वाच्य है, समास है ना। फिर छंद आपका आ गया, वर्णमाला है, स्वर है, व्यंजन है, ये सब कुछ, मतलब सब कुछ। ठीक है, निपात क्या होता है, रस कितने हैं, है ना, अलंकार कौन से हैं, यमक अलंकार, शिलेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ए टू जेड कंप्लीट वीडियो अपने आप में पैकेज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कितना बड़ा होगा, क्योंकि पूरा मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा कितना बड़ा होगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। इसको देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे लिंग वाला टॉपिक। लिंग से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं वो बता दूंगा। और देखिए, हिंदी में अगर देखें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सिर्फ दो ही लिंग होते हैं हिंदी में, एक होता है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक शब्द दे देगा आपसे और कहेगा बताओ इसमें कौन सा लिंग है। ठीक है, आपको दे दिया पहाड़, ठीक है, और थोड़ा डिफिकल्ट करें, पुरुषार्थ और जलेबी, कुछ भी ले लो। ठीक है, जलेबी, ठीक है, चप्पल, अरे जो मन में आए वो ले लो। ठीक है, और पेन, है ना, पेपर, कुछ भी उठा लो। इसका बस कहेंगे क्या, इसका बताओ कौन सा इसमें लिंक है। सीधी सी एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन कर लेना वहां, क्या क्वेश्चन करना, मेरी और मेरा से, मेरी और मेरा से, या फिर अच्छा और अच्छी से, जो मन में आए। अगर मेरी से उत्तर आ जाए ना, तो वो स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। और मेरा से उत्तर आ जाए ना, तो वो पुल्लिंग होगा। क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा। समझ गए ना। अब उठाओ, पहाड़, मेरा पहाड़, अच्छा पहाड़। पुरुषार्थ, मेरा नहीं, इधर आएगा पुल्लिंग में, तो पहाड़ इधर आ जाएगा, मेरा पहाड़। ठीक है, मेरी पहाड़ अच्छा ही नहीं लग रहा है ना, बना ही नहीं। पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ, मेरी पुरुषार्थ बनेगा ही नहीं। जलेबी, मेरी जलेबी, अच्छी जलेबी, बुरी जलेबी, है ना, बुरा जलेबी नहीं बनेगा, तो स्त्रीलिंग में। चप्पल क्या बोलते हो, मेरा चप्पल, मेरा चप्पल तो नहीं बोलते ना, मेरी चप्पल बोलते हो, तो स्त्रीलिंग आ जाएगा। पेन, मेरा पेन, इधर आएगा। पेपर, मेरा पेपर, अच्छा पेपर, बुरा पेपर, है ना। अब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी कोई सा भी शब्द उठा लेना, अब जैसे यहां पर देखो, सरकार, मेरी सरकार, तो स्त्रीलिंग। बस, मेरी बस, स्त्रीलिंग। आय, मेरी आय, तो स्त्रीलिंग। व्यय, मेरा व्यय, तो पुल्लिंग, मेरा से आंसर आ गया, पुल्लिंग हो गया। सजावट, मेरी सजावट, मेरा सजावट क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा, स्त्रीलिंग हो गया। समाज, मेरा समाज, अच्छा समाज, अच्छी समाज बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना, तो पुल्लिंग आ गया। रामायण, अच्छी रामायण, स्त्रीलिंग आ गया। रामायण क्या है, स्त्रीलिंग है। जूता, अच्छा जूता, मेरा जूता, पुल्लिंग है। सब्जी, मेरी सब्जी, अच्छी सब्जी, है ना, अच्छा सब्जी बोलो, नहीं अच्छी लगेगी। ठीक है, मतलब वो बनेगा नहीं सेंटेंस। सोना, मेरा सोना, तो पुल्लिंग है। समझ गए ना। बस इतना सही लिंग का टॉपिक तो खत्म हो गया, इतना ही पूछा जाता है। बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। अब हम आते हैं समास के ऊपर। समाज से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, कम से कम दो तो क्वेश्चन हर हाल में होते हैं, तीन भी हो जाते हैं कभी कभी। तो समाज बेसिकली होते हैं 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 6। एक होता है द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि होता है, कर्मधारय होता है, तत्पुरुष समास होता है, अव्ययी भाव। सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो तरीके से। एक तो वो डेफिनेशन दे देगा कि वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास है जिसमें कोई सा पद प्रधान नहीं होता, वो क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। दूसरा, एक शब्द दे देगा कि बताओ इसमें कौन सा समास, दे दिया
चक्रपाणी, बताओ भाई कौन सा समास है? ठीक है, लंबोदर कौन सा समास है? चतुरानन कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? तो ये सब कुछ आप सीख लोगे, बस 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, और फिर लाइफ टाइम आप कहोगे अरे ये तो बड़ा आसान था यार, हम तो इसको कठिन समझते थे। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास ये सब छोड़ो, ठीक है, ये सब छोड़ो, यहां पर हम मेन पॉइंट कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा। तो द्वंद्व समास वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? आप बता देना, द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, धर्मा धर्म मतलब धर्म और अधर्म, पापा पाप, पाप और अपाप, लाभा लाभ, लाभ और अलाभ, लाभ हानि, ऐसे लिख देंगे। हानि लाभ नहीं, लाभ हानि नहीं लिखते, हानि लाभ। क्या लिखेंगे? हानि लाभ। तो हानि और लाभ, बस आप इसको विग्रह करोगे क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान है। आप कहोगे सर ये तो हमको आता है, सर कुछ नया बताओ ना आगे वाला। अरे आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं आता होगा, तो अब उन्हें ये पक्का आ गया होगा ना। द्वंद्व, देखो 2 बार दा लगा, द्वंद्व द्वंद्व, और यहाँ पे एक डैश जैसे कुछ लग रहा है ना, लग रहा है आधा ना को डैश बना के देखो, तो 2 चीजें आएंगी बीच में ऐसे डैश लग के, समझ गए ना? वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, द्वंद्व में ऐसा आएगा, समझ गए? बढ़े आगे। चलो अब हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु, अब देखो उसमें शब्द से पता चल रहा है, द्विगु, बिहार में बोलते हैं एक गु, द्विगु, 3 गु, मतलब संख्याओं के, इसमें संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? द्विगु मतलब 2 शब्द के, मतलब अंक ऐसा सुनना है, सुनने में आ रहा है, पहचान गए ना? मतलब कोई ऐसा समास होगा, ऐसा विग्रह निकल के आएगा कि इसमें एक संख्यावाची शब्द 100% निकलेगा, और जहां संख्यावाची शब्द निकला आप द्विगु समास आंखें बंद करके मार लोगे। ठीक है, तो अब परिभाषा क्या होती है? ऐसा समास जिसमें एक पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब अगर पूछ ले समास ऐसे, एक डेफिनेशन दे दे, वो कौन सा समास होता है जिसमें एक पद संख्यावाची होता है? आप कहोगे अरे द्विगु समास होता है, आप इजीली बता ले जाओगे। अब इसका एग्जांपल है जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। वट माने होता है बरगद। बरगद, कितने बरगद के पेड़ की बात हो रही है? 5 वट, यानी 5 बरगद के पेड़ की बात हो रही है। चौराहा, 4 राहें, है ना? चौराहा 4 आया ना। दोपहर, पहर कितने? 2 पहर, दूसरा पहर। नवरात्रि, रात्रि कितनी? 9, तो 9 संख्या आ रही है। आप समझ गए ना द्विगु समास कितना आसान होता है, अब जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, तो ये क्या होता है? इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। प्रधान मतलब मुख्य, मतलब आप शब्द देखोगे उसका वो अर्थ होगा ही नहीं। मतलब समझो मेरी बात को, मैं आपको बताऊं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, समझो। जैसे लिखा है दशानन, क्या लिखा है? दशानन। आप कहोगे सर इसमें तो 10 आ रहा है, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। हाँ देखो, आप इसको अगर विच्छेद करोगे तो क्या निकल करके आएगा? तो 10 आनन, मतलब जिसके हैं 10 आनन, जिसके हैं 10 आनन, मतलब दशानन मतलब कौन? रावण। मतलब शब्द तो लिखा है दशानन, लेकिन जब हम विग्रह कर रहे हैं उसका अर्थ रावण दे रहा है। जैसे हमने कहा लंबोदर, हमने कहा लंबोदर, तो इसका विच्छेद करोगे, लंबा है जिसका उदर, उदर माने होता है पेट, जिसका पेट लंबा कौन? गणेश जी, लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। यानी जैसे ही विच्छेद कर रहे हैं अर्थ का कहीं और चला जा रहा है। तो यही होता है बहुव्रीहि समास में, ये अपना अर्थ छोड़ के कोई दूसरा ही अर्थ धारण कर लेते हैं। तो जब ऐसे समास आपको देखने के लिए मिले, उस पे आप बहुव्रीहि समास लगाओगे। जैसे कि चतुरानन है, भले ही संख्यावाची है लेकिन अर्थ तो कुछ और निकल रहा है। 4 हाथ किसके होते हैं? चतुर्भुज, है ना? यानी 4 आनन, आनन माने सिर होता है। आई थिंक ये होते हैं ब्रह्मा जी, है ना? 4 सिर ब्रह्मा जी के होते हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला कौन? शिव शंकर। पांचाली की बात हो रही। पीतांबर की, जो पीला अंबर पहनता है, पीला कपड़ा पहनता है, विष्णु जी। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। देखो जैसे विच्छेद किया, सीधे आपका निशाना शिव शंकर के ऊपर चला गया कि भगवान शंकर को ही तो नीलकंठ बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? बहुव्रीहि समास। यानी जैसे ही विच्छेद करोगे अर्थ उसका तुरंत चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। ठीक है, बाकी हम कुछ आपको एग्जाम्पल अभी दे देंगे। तो कर्मधारय, अब कर्मधारय समास क्या होता है?
तो इसमें होता क्या है, बस इसमें सीधी सी बात है, एक विशेषण भी दिया होता है। एक विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता होती है, विशेषण मतलब विशेषता, जैसे लंबा, नाटा, मोटा, काला, है ना, नीला, पीला, हरा, ऊंचा, महान, है ना, ये जो होते हैं ये सब विशेषण होते हैं, किसी व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बताई जाए। तो इसमें होता क्या है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। अब विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो देखो इसमें एक पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है। पूर्व पद अप्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। ये सब नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां से आएगा मैं खुद ही स्पेशल वहां बताऊंगा। तो कभी कभी दोनों पद भी विशेषण आ जाते हैं, जैसे लाल पीला, लाल और पीला। आप कहोगे सर तो द्वंद्व हो गया ना, लेकिन द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, महादेव, जो देव महान है, कौन, महादेव। यहाँ पे बहुब्री भी हो सकता है, ठीक है, अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तब आप कर्मधारय लगाएंगे। ठीक है, नील कमल, नीला कमल, कैसा कमल, नीला कमल। कमल की विशेषता क्या बताई कि भैया कमल नीला है। ठीक है, नील गाय, गाय कैसी है, नीली। अध पका, ठीक है, यानी पका नहीं है अभी पूरी तरीके से, अभी आधा पका है। तो पका कैसे है, आधा पका है, विशेषता क्या है, आधा पका है। ठीक है, महात्मा, महान आत्मा, कैसी आत्मा, महान आत्मा, महान आत्मा। तो आत्मा की विशेषता क्या है, ये महान है। तो ये हो गया कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य इसमें होते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले समास की तरफ बढ़ें। अच्छा, एक और याद रख लीजिएगा, कृतकृत, ये बहुत पूछा जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। कृतकृत जो होता है इसमें आपका कर्मधारय समास होता है। का से कृतकृत, का से कर्मधारय। अब बहुत डीप में नहीं जाएंगे, इसको हम लेकर के आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, हमारे पास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में देखने में ही लग रहा है कि भैया एक पद अव्यय है। क्या है, अव्यय। अब जैसे कि जैसे शब्द है यथाशक्ति, क्या दिया है इसमें, यथाशक्ति, क्या दिया, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब इसमें जो शब्द है ना यथा, अब आप इसको, इससे कई सारे शब्द, जब भी कोई अव्यय शब्द आएगा उसको जैसे ही आप अन्य शब्दों के साथ जोड़ने की कोशिश करें, अगर एक दो शब्द बन रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो अव्यय है। जैसे यथाशक्ति, हमने कहा कि यथा भक्ति भी तो होता है ना, यथा भक्ति भी तो होता है। तो यथा हमारा क्या दिख रहा है, अव्यय, अव्यय है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। जैसे कि हमने कह दिया, जैसे और एग्जांपल से ये क्या हो जाता है, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, यथा से और भी शब्द बन सकते हैं। इसमें अन्य कई शब्दों के जन्म हो सकता है, वो होता है वहां पर अव्यय, और अव्यय से ही बनता है अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब इसमें प्रति अलग करोगे तो प्रति से कई सारे शब्द बन जाएंगे, प्रति माह और प्रति रविवार, प्रत्येक भी बन जाएगा ना, तो प्रति से कई सारे शब्द बनने। अनुरूप, अनुरूप में कौन सा हो गया, अव्ययी भाव। अनु प्लस रूप यानी अनुरूप, अनुगमन, अनुसार, अनुचर, देखो कितने सारे शब्द बन रहे हैं अनु से। तो अनु क्या है, अनु एक अव्यय है और इसी से बन रहे हैं कई सारे शब्द, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। और रातों रात, ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई शब्द एक बार दे देते हैं, जैसे कहते धीरे धीरे, कौन सा समास। अब आदमी ढूंढ रहा है कि इसमें समास कौन सा होगा, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा ना, संख्यावाची है, इसमें डैश लगा है, द्वंद्व लगा दे क्या, गलती मत करना। जब एक ही शब्द दो बार रिपीट कर जाए, धीरे धीरे, कभी कभी, रातों रात, तो ये जो समास होता है ये अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्यय। ये कुछ पॉइंट्स आपको स्पेशली याद रखने होंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जब आते हैं ना तो लोगों के नंबर कटवाते भी हैं, और जिनको जानकारी होती है उनके नंबर बढ़वाते हैं, और यहीं से मेरिट बन जाती है। ठीक है, बढ़े अगले समास की तरफ। आई होप क्लियर हो गया। अब तत्पुरुष समास की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दोनों पद किसी कारक चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह दिया होता है, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, कारक चिन्ह आ गया। राजरानी, राजा की रानी, कारक चिन्ह आ गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है, तो क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया। जब भी किसी मतलब पद के विच्छेद करोगे उसमें कारक चिन्ह आपको मिल जाए तो आप समझ जाना वो क्या है, वो तत्पुरुष समास होता है। अब कारक चिन्ह क्या है, कर्ता,
ठीक है। अब इसमें और अब दे दे कर्ता कारक, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इस तरह से भी बना सकते हो। ऐसे भी ऑप्शन में भी आ जाए, वैसे आता नहीं है, इतना ज्यादा डीप में नहीं आता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग संबंध का की किए नानी ने रारी दे अधिकरण में पे पर ऊपर, है ना, इस तरह से जो होता है ये कारक चिन्ह, तो आई होप आपको याद होंगे। अगर नहीं याद है तो परेशान काहे हो भाई, हम इसी वीडियो में कारक पढ़ाएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कारक को भी। अच्छा, एक चीज मैं स्पेशल और बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि तत्पुरुष का एक टाइप होता है नई तत्पुरुष। क्या होता है नई? ये अइया बना हुआ है, इसके प्रारंभ में अगर कोई ऐसा शब्द हो जिसके प्रारंभ में अन दे दे, उपसर्ग है ना, आ उपसर्ग दे दे, मतलब एक नेगेटिव शब्द बन जाए, तो वहां पर नई तत्पुरुष हो सकता है। जैसे देखा में अन लगाया तो ये अनदेखा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, तो ये नई तत्पुरुष होगा। सुना में अन लगा दिया, अनसुना हो गया। हित में अन लगा दिया, अनहित हो गया। तो ये सब नई तत्पुरुष में आते हैं, ठीक है। कुकृत हो गया, देखो नेगेटिव बन गया। अशुद्ध हो गया, अविवेक हो गया। ये सब क्या है? ये नई तत्पुरुष है। कौन से हैं? नई तत्पुरुष हैं। फिर एक प्रादि तत्पुरुष भी पूछ लिया जाता है, इसमें प्रा उपसर्ग आ जाए, जैसे प्रचलित, प्रखर, प्रमेय। तो ये दो मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं और डिफिकल्ट होते हैं, लोग इनको नहीं कर पाते हैं, बट आप कर पाओगे यकीनन। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारी उत्तर प्रदेश जीके और करंट की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक के अंदर आपको यूपी जीके और यूपी करंट के 1000 प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित मिलने वाले हैं, यानी कंप्लीट यूपी का जीके, स्पेशल जीके और करंट आपको इस पीडीएफ में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप हमारी करंट अफेयर की भी ई बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला ही इसमें कवर किया गया है और यहीं से प्रश्न डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर जीके, यानी कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे गए वो सारे ही इस ई बुक के अंदर कंपाइल कर दिए गए हैं। साथ ही आप हमारी सामान्य विज्ञान की ई बुक भी परचेस कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इन ई बुक्स का थोरोली अध्ययन करते हैं, यकीनन आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म करेंगे। तो अभी परचेस करें और अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब हम बढ़ेंगे आगे, शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, अब हाँ ये चीज याद रखिएगा, ये पूछा गया था, अभी टीआरई 1 हुआ था, मैंने पेपर देखा था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए भी हुए थे। तो जापानी शब्द आपको कुछ याद रखने से, रिक्शा क्या है? जापानी शब्द है। सायोनारा, सायोनारा गाना है ना, तो ये सायोनारा भी क्या है? जापानी शब्द है। चीनी शब्द कौन कौन से हैं? तो चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये क्या है? सारे चीनी भाषा के शब्द, चाय, चीनी, चीकू, लीची। रूसी शब्द देखेंगे, रूबल, जार है, मिग है, वोदका है, सोवियत है, स्पुतनिक है, ये सारे रशियन शब्द हैं। डच शब्द देखोगे तो तुरुप है ना, तुरुप का इक्का बोलते हैं नहीं, तो वो डच शब्द है। फ्रांसीसी शब्द में देखोगे तो काजू है, कारतूस है, कर्फ्यू है, कूपन है, लाम है, बिगुल है, ये सारे फ्रांसीसी शब्द हैं। और विदेशी शब्द पूछ, जैसे लैंटर्न है, हम लोग इसको लालटेन बोलते हैं। कैप्टन है, हम लोग कप्तान कहते हैं। ऑफिसर है, हम लोग अफसर कहते हैं। तो ये सारे विदेशी शब्द हैं। इधर जो आप देख रहे हो लालटेन, कप्तान, अफसर। फिर अरबी शब्द में देखेंगे, अदालत है, कुर्सी है, किताब है, औरत है, जहाज है, हलवाई है, शराब है, दुकान है, ये सारे शब्द अरबी भाषा के हैं। लेकिन आप देखोगे हम लोग इनका रोज यूज करते हैं, डेली, है ना, बहुत सारे हम लोग भाषाओं के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। फारसी में देखोगे तो किशमिश है, गुलाब है, जो प्रेम से रिलेटेड है, किशमिश है, गुलाब है, दफ्तर है, दरबार है, दिल है ना, मकान है, रंग है, शादी भी हो गई भाई साहब, सब फारसी शब्द है। सितार है, सरदार है, साल है, सारा सरकार है, हजार है, ये सब क्या है? ये जो सारे शब्द है ना, ये सारे शब्द फारसी शब्द हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये वाला प्रश्न भैया भर भर के पूछा जा रहा है, ध्यान से सुन लो, एक ही बार बताऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 तरह के। एक होता है रूढ़ शब्द, क्या होता है? रूढ़ शब्द। दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक शब्द, क्या होता है? यौगिक शब्द। तीसरा जो होता है वो होता है योग रूढ़ शब्द, क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। मैं भी आपको इधर ना दिख रहा हूं, मैं इधर समझा देता हूं। रूढ़ शब्द वो होता है जिसको अगर आप बीच से तोड़ो तो कोई सार्थक अर्थ निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा। चावल को तोड़ो,
चावल, कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब, मतलब उनको तोड़ने पे सार्थक अर्थ ना निकले वो रूढ़ शब्द होते हैं, बड़े रूढ़ होते हैं भाई साहब, टूटते नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, बीच से तोड़ो तो अर्थ नहीं निकलता। गुड़ तोड़ दो, घोड़ा तोड़ो, कुछ नहीं निकलेगा, पीला नीला हरा कुछ भी तोड़ो भाई कुछ नहीं निकलेगा। तो जिनके तोड़ देने से सार्थक शब्द ना निकले दो, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। फिर आते हैं यौगिक शब्द पे। ये वो शब्द होते हैं जिनको बीच से तोड़ो तो सार्थक अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय, क्या विद्यालय, विद्या का आलय यानी विद्या का घर, ठीक है। जैसे हमने कहा महेश, क्या हमने कहा महेश, तो महाधन ईश, है ना, महाधन ईश हो गया क्या महेश। तो मतलब जो ईश्वर महान है, ठीक है, मतलब महान ईश्वर की बात हो रही है। तो यौगिक शब्द मतलब वो हैं जिनका अर्थ निकल आए तोड़ने पर। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं भाई, ये ऐसे शब्द होते हैं जो टूट तो जाते हैं, अर्थ भी देते हैं, लेकिन इनका अर्थ बदल जाता है। क्या होता है, अर्थ बदल जाता है, अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मैंने कहा चक्रपाणी, मैंने कहा चक्रपाणी मतलब जिसके हाथ में चक्र हो, कौन कौन, जिसके हाथ में चक्र, विष्णु जी, विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, तो चक्रपाणी। मैंने कहा जलज, देखिए मैंने एग्जांपल लिखा, जलज, जल प्लस जा, मतलब लेकिन तोड़ा अर्थ तो निकल आया, लेकिन इसका अर्थ जो निकला वो निकला कमल, मतलब तोड़ दिया तो अर्थ कुछ और ही निकल आया। जैसे कल लंबोदर, जिसका उदर लंबा है, कौन, गणेश जी, तो मतलब अर्थ टूटा, अर्थ तो निकला लेकिन अर्थ बदल गया। तो ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ये रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये तो हो गया रचना के आधार पे, लेकिन अगर रूप के या प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो दो होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो परिवर्तनीय होते हैं, जो लिंग वचन कारक के आधार पे अपना मतलब डिजाइन चेंज करते हैं। जैसे मैं कहूं लड़का पढ़ रहा है तो यहां रहा लगेगा, अगर जैसे मैं इसको प्लूरल कर दूं लड़के तो यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने लड़की, जैसे मैंने लड़का का लिंग चेंज किया लड़की, तो यहां रहा की जगह रही आ गया। तो ये क्या होता है, ये लिंग वचन आदि के आधार पे अपने आप को बदलते रहते हैं। लेकिन अविकारी क्या होते हैं, ये बदलते नहीं भाई साहब, इसमें कोई सा भी लिंग लगाओ, कोई सा भी वचन लगाओ, कोई सा भी कारक लगाओ, इनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ना। जैसे आज मैं वहां गया था, आज पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, मैं वहां गया था। आज लड़कियां वहां जाएंगी, तुम आज जाओ कल जाओ परसों जाओ, आज तो आज ही रहेगा, ठीक है, आज का आज ही नहीं बन जाएगा, आज को आज ही नहीं बन जाएगा, तो आज आज ही रहेगा। तो इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। और सभी प्रकार के अव्यय जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अब कहोगे सर अव्यय ही क्या होता है ये भी तो बताओ, तो हम अव्यय भी बताएंगे और अव्यय के प्रकार भी आपको बता देंगे, क्योंकि पूछा जाता है अव्यय के प्रकार डायरेक्ट आपसे एग्जाम में। एक कुछ दे देगा, एक लाइन दे देगा, कहेगा बताओ किस प्रकार का अव्यय है, तो मैं बताता हूं, यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है। तो अव्यय बेसिकली चार प्रकार के पूछे जाएंगे, एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मय बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जैसे आज है, कल है, अब है, कब है, परसों है, यहां है, वहां है, इधर उधर, कैसे, क्यों, तो ये सब क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। ये डायरेक्ट क्रिया के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। फिर होता है संबंध बोधक, जैसे में, से, पर के ऊपर, प्रेपोजिशन वाले जो शब्द आते हैं ना, प्रेपोजिशन वाले, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक तरह से संबंध बताते हैं, ठीक है। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, तो बिल्ली मेज के नीचे है, तो इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें है संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या होता है, इसमें और है, परंतु है, या है, इसलिए है, यानी यदि है, क्योंकि है, इसमें दो जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो जुड़ रहे होते हैं। जैसे रमेश आया और सुरेश चला गया, रमेश आया और सुरेश चला गया, तो बीच में और आया, ठीक है। महेश या दिनेश दोनों में से किसी एक को ट्रॉफी मिलेगी,
ठीक है, तो या लगा दो लोग, मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है, समुच्चय बन रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय होता है। फिर विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? तो सिंपल सा भी हा लग जाए, हाय, अरे, ओ, वाह, है ना, तो ये जो सब लगते हैं तो ये विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वैसे ही हिंदी में भी होता है और हिंदी में इसे वाच्य कहते हैं। इंग्लिश से ज्यादा ये हिंदी में कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए काफी सारे एस्पिरेंट्स इन क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं। लेकिन आज का ये सेशन देखने के बाद आप वाच्य से रिलेटेड एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है वाच्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज वाच्य की परिभाषा क्या है, तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया द्वारा किया गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है या फिर क्रिया भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी सेंटेंस में यह पता चले कि वो एग्जैक्टली किस पर बेस्ड है, कर्ता पर ज्यादा फोकस कर रहा है, कर्म पर या फिर भाववाच्य पर, मतलब भाव पर, इसी के बेस पर हम वाच्य को पहचान लेते हैं। यही क्या होता है, वाच्य कहलाता है। तो अब हम देखेंगे वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः वाच्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है वाच्य कितने प्रकार का, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का। एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही वॉइस मिलती है, एक एक्टिव वॉइस मिलती है और एक पैसिव वॉइस मिलती है। यानी इंग्लिश में तो सिर्फ 2 है, लेकिन आप हिंदी में देखेंगे तीसरा वाला भाववाच्य बढ़ जाता है। तो इनको समझने से पहले सबसे पहली चीज आपको जानना होगा क्रिया के विषय में। अगर आप इनको पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है आप क्रिया के विषय में जान ले। अगर आप क्रिया के विषय में जान गए, सीख गए, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप 110% सारे क्वेश्चन वाच्य के कर पाएंगे। और अगर आप क्रिया नहीं सीख पाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वाच्य को करना, क्योंकि इसका बेस ही है क्रिया। तो क्रिया 2 तरह की है, एक है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? एक है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। आप कहोगे सर ये तो हमको आता है, मैं आपको सिर्फ पहचानना बताऊंगा, ठीक है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ में, अकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना दिया हो। जैसे वाह वाह पढ़ती है, वाह पढ़ती है, तो आप जब प्रश्न पूछेंगी क्या क्या पढ़ती है, तो आप इसमें से कोई से जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहां पर एक ऐसा सेंटेंस लिखूं, वाह किताब पढ़ती है, क्या वाह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने पूछा क्या पढ़ती है, तो आप कहोगे सर किताब पढ़ती है। मतलब ये है अगर आपको सकर्मक क्रिया का पता लगाना है तो पहला प्रश्न आप पूछ सकते हैं क्रिया से क्या, दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं किसको। अगर इन दोनों में से किसी का भी एक का भी जवाब आ जाए तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया है, अदरवाइज वो अकर्मक क्रिया है। सिर्फ आप इतना समझ लो, बाकी मैं आपको पूरा वाच्य पढ़ा दूंगा, तीनों ही मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। आप एग्जैक्टली इजिली इन सारी चीजों को समझ जाओगे, एग्जैक्टली क्वेश्चंस को कर पाओगे। मतलब क्या है, अगर अकर्मक क्रिया है तो उसमें कर्म नहीं दिया होगा। अब वह पढ़ती है, जैसे मैंने कहा वह हंसती है, वह हंसती है, वह हंसती है, तो ये क्या है, यह कर्मक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते, यहां पर लिख देता हूं उड़ते हैं, ये क्या है, ये सारी अकर्मक क्रिया है, इनमें कर्म नहीं है। पक्षी किसको उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसे मैंने यहां पर लिखा बच्चा बच्चा जानवर को मारता है, तो बच्चा जानवर को मारता है, तो किसको मारता है, जवाब मिला जानवर को मारता है, मतलब इसमें भी कर्म दिया है। यानी या तो आप क्या से प्रश्न करोगे या आप किसको को प्रश्न करोगे, तो आपको उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया है, उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। बस इतना आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं ये क्या मैं क्यों बता रहा था क्रिया के विषय में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्तवाच्य। जिस वाच्य में वाक्य बिंदु कर्ता हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। यानी यहां पर जो प्रधान होगा वो कर्ता प्रधान होगा, ये कहलाएगा कर्तवाच्य। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो कौन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, यानी कर्तावाच्य है, ठीक है। और रोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ कौन रहा है, रोहन, यानी कुल मिलाकर के यहां पर जो है वो कर्ता जो है
वही प्रधान है, इसलिए कर्तवाच्य है। अब जब भी कर्तवाच्य होगा तो वो या तो सकर्मक क्रिया होगी। कर्तवाच्य हमेशा दोनों में हो सकता है, क्या सकर्मक में भी हो सकता है और आकर्मक में भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, अगर कर्तवाच्य है तो उसमें या तो सकर्मक क्रिया होगी या तो अकर्मक क्रिया होगी। अभी मोहन, मैं यहां कहूं मोहन, मैंने कहा मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है। वैसे तो ये क्रिया आकर्मक है, लेकिन ये है वाच्य कौन सा है, ये कर्तवाच्य है। ये क्या है, ये मोहन पत्र लिखता है, ये सकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है, और दोनों ही क्या है, ये कर्तवाच्य है। लेकिन जब कर्मवाच्य आएगा तो याद रखिएगा कर्मवाच्य क्या होता है। सबसे पहले आप परिभाषा देखो, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। खास बात जानते हैं, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया का ही हो सकता है। अगर क्रिया अकर्मक आएगी तो कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं। क्या कहा मैंने, अगर क्रिया जो है अकर्मक होगी तो उसका कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं। समझ गए ना, इसलिए तो मैं कह रहा था सकर्मक अकर्मक पढ़ लो। और मतलब अब पहले मैं बता ही देता हूं आपको, उसके बाद वरना आप समझ नहीं पाओगे कि सर क्यों हमें क्रिया बता रहे थे। देखिए, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। कर्मवाच्य में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया हो सकती है। अगर अकर्मक क्रिया गलती से भी आई तो उसका कर्मवाच्य बनेगा नहीं। भाववाच्य में सिर्फ और सिर्फ अकर्मक क्रिया होनी चाहिए। अगर अकर्मक क्रिया नहीं है तो भाववाच्य बनेगा ही नहीं। अगर इसमें सकर्मक आ गया तो यह भाववाच्य कभी नहीं बनेगा। बस इतना सा मैं बताना चाह रहा था, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे। मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है ना। अभी अगर इसका आप कर्तवाच्य निकालोगे तो क्या बनेगा, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। लेकिन आपने इसका कर्मवाच्य बनाया तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब पैसे करते थे ना इंग्लिश में, एकदम वैसे ही मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। और एक खास बात जानते हैं, कर्मवाच्य हर उस जगह होगा जहां पर कार्य स्वतः ना होकर के किसी के द्वारा किया गया। जैसे आदेश जारी किया गया, क्या आदेश जारी किया गया, ये क्या है, ये एक कर्मवाच्य है, किया गया। मतलब कोई भी ऐसा काम जो किसी दूसरे के द्वारा किया गया वो हमेशा कर्मवाच्य में आता है, वो कर्तवाच्य में नहीं आता। अब देख रहे हैं पत्र किसके द्वारा लिखा गया, मोहन के द्वारा। पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जाती है, रोहन के द्वारा। चूहा किसके द्वारा मारा गया, बिल्ली के द्वारा। आदेश जारी किया गया, किसी के द्वारा जारी किया गया होगा, कोई बड़ा ऑफिसर होगा या कोई अधिकार मतलब या कोई नेता मंत्री होगा, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया होगा। यानी जब भी कोई काम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। ये चीज एक याद रखिएगा, ठीक है। भाववाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना हो करके भाव की प्रधानता हो वहां भाववाच्य होता है। और भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का ही होता है, भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का ही होता है। ये चीज लिख करके रख लो। जैसे मोहन से पत्र लिखा नहीं जाता, मोहन से पत्र नहीं, मोहन से लिखा नहीं जाता। अगर मैंने यहां पर लिख दिया मोहन से पत्र लिखा नहीं जाता तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। लेकिन हम यहां पर कर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि अकर्मक क्रिया लेनी है। तो मोहन से लिखा नहीं जाता, रोहन से पढ़ा नहीं जाता। अब देख रहे हैं ना कि फील निकल करके आ रहा है, एक भाव निकल के आ रहा है। आकाश से बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। अब आप ये देख रहे हैं सारी ही अकर्मक क्रियाएं देखने को आपको मिल रही हैं, इसमें आपको कोई कर्म नहीं देखने के लिए मिलेगा। रोहन से पढ़ा नहीं जाता, क्या पढ़ा नहीं जाता, नहीं मिलेगा जवाब, क्योंकि ये अकर्मक क्रियाएं हैं सारी। और हमेशा भाववाच्य अकर्मक क्रिया का ही होता है। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया का होता है, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया का होता है। ये चीज आपको हर हाल में यहाँ पर याद रखनी होगी। अब हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे तो हिंदी, ये हिंदी शब्द कैसा है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कैसा है, फारसी भाषा का शब्द है। ये दरअसल सिंधु से बना था। देखो पहले ने वो जो फारसी लोग थे वो सा को हा कहते थे, धा को दा कहते थे, पा को फा कहते थे, था को ता। तो सिंधु के लोग हिंदू कहते थे और स्थान है ना हिंदुस्तान बन गया। सिंधुस्तान को हिंदुस्तान, सिंधु स्थान, हिंदुस्तान बना दिए। तो ये ऐसे ही बना था, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉलेज की बात। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो भी बात करेंगे। भाषा, भाषा क्या है, तो भाषा जो है भाष धातु से
आया है। भाष माने होता है बोलना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखना, पूछा जाता है धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसे? मूल रूप को। जैसे कि खाना, खाना में पूछ ले कि मूल धातु क्या है, तो खा। क्या है इसमें मूल धातु, यानी धातु क्या है, तो खा है। ठीक है। जैसे कि है वेद, तो वेद में जो मूल धातु है, वह मूल रूप है या धातु क्या है, तो वो है विद, और आ लगाओगे तो वेद बन जाएगा। समझ गया ना। तो ये तो होगी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो भाषा की जननी किसको बोलते हैं, तो संस्कृत को भाषा की जननी कहते हैं। ध्यान रहे, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत का विकास हुआ, फिर अपभ्रंश का विकास हुआ, फिर अवहट्ट का विकास हुआ, और फिर हिंदी का विकास हुआ। याद रखिएगा ये सीक्वेंस, पहले संस्कृत, फिर पाली का विकास हुआ, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, क्या अवहट्ट का विकास हुआ, और फिर हिंदी का विकास हुआ। तो सीधे सीधे पूछते हैं कि हिंदी का शुद्ध रूप क्या है, तो आप बताओगे अवहट्ट है। क्या है? अवहट्ट है। समझ गए। और ये पूछा जाता है कि शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, किससे हुआ था ये याद रखना, किस अपभ्रंश से, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। अच्छा, वैदिक धर्म में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, तो संस्कृत। बौद्ध धर्म में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, पाली। और जैन धर्म में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, तो प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया गया था जैन धर्म में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की, बात कर रहे हैं तो पूरा डिटेल में चलेंगे। तो वर्ण की बात करें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अखंडित इकाई होती है। जैसे क, ये होता है वर्ण। लेकिन अगर अक्षर की बात करेंगे तो का के साथ जब आ जोड़ोगे तो ये का बनेगा। तो वर्ण से फिर अक्षर से पद बनता है, फिर पदबंध बनता है, फिर उपबंध बनता है, फिर वाक्य बनता है। ठीक है। तो भाषा की पूर्णता इकाई या पूर्ण इकाई क्या होती है, तो ये वाक्य होती है। भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। और वाक्य, जब कई सारे वाक्य मिलते हैं तो भाषा का विकास हो जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम करूं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब जैसे ध्वनि है, मैंने कहा का, तो आप लिख दोगे। ठीक है, का तो निकले, जो हमारे मेरे कंठ से निकला का, तो आपने उसको लिख दिया ऐसे कुछ करके, यूं बना दिया, तो उसको बोला का, तो ये क्या हो गया, वर्ण। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। अब इसको पढ़ो, ये लिखा हुआ है इस तरह से, एक डंडा खींच के, ये गोला इधर बनाए, गोला इधर बनाए, ये कुछ लिखा है, ये वर्ण है। इसको उच्चारण करो तो क्या आएगा, ध्वनि। नहीं, वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वो क्या होती है, वो ध्वनि होती है। समझ लो भाई साहब, ये पूछे जाते हैं। और वर्णों को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। और लिपियों की जननी किसको कहते हैं, तो ब्राह्मी लिपि को लिपियों की जननी कहते हैं। अच्छा, ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा, इसका एक मतलब स्टोरी है। जैसे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनकी बेटी का नाम था ब्राह्मी, और उन्हीं के नाम पे जो है ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा था। अच्छा, हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। इंग्लिश की जो लिपि है वो कौन सी है, रोमन लिपि है। उर्दू की अरबी फारसी है। और पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी है, तो वो गुरुमुखी लिपि है। तो अब हम आ जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अभी आ जाते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला की बात करें तो वर्णों की संख्या कितनी है वर्णमाला के अंदर, तो भाई ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। भाई कुछ लोग कहते हैं, जैसे किशोरी दास वाजपेयी कहते हैं कि वर्णमाला में 43 वर्ण हैं, जबकि कामता प्रसाद का कहना है कि 46 वर्ण है। हिंदी संस्थान कहता है कि 52 वर्ण है, वहीं धीरेन्द्र कुमार कहते हैं कि 53 वर्ण है। ठीक है, ये सारे ही इनके अकॉर्डिंग पूछा भी जाता है, एग्जाम में पूछते हैं कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कितने वर्ण हैं, 43 है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो 52 वाला याद रखना है, क्योंकि हिंदी संस्थान कहता है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। समझ गए। चलिए बढ़े आगे, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वर। ठीक है, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उनको स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे अ आ इ ई उ री ली री, ठीक, ए ऐ ओ औ। तो ये क्या है, ये हमारे हैं कितने वर्ण हैं,
कुल कितने मतलब स्वर हैं, कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 13। अगर पूछ लिया जाए कि मूल स्वर या परंपरागत स्वर कितने हैं, तो आप बताओगे कि 11 हैं। कितने हैं? 11, क्योंकि अंग और आहा को परंपरागत स्वर में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं किया जाता। तो टोटल 13 में अगर दो घटा दो 11 बचेंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो ऐसे तो 11 बचे, परंपरागत स्वर कितने बचे? 11। अब ये बताओ, क्या छोटा आ की मात्रा लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। तो छोटा आ कोई मात्रा तो होती नहीं, बाकी आप बाकी और देखो, आ ई की मात्रा होती है, ई की होती है, ऊ की होती है, ऊ की होती है ना, री की होती है, ए की होती है, ऐ की होती है, ओ की होती है, औ की होती है ना। सारी मात्राएं तो होती है ना। तो कितने? 2 2 4 5, तो 7 3 10, यानी मात्रा के आधार पे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। याद रखो, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं और जब एग्जाम में आते हैं ना तो भाई साहब घमासान होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो इस तरह से। और मैंने अंग और आहा की बात करी थी, मैंने कहा कि ये परंपरागत स्वर नहीं है, इनको क्या कहते हैं? इनको अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोला जाता है। जूम आउट कर लेते हैं। तो अयोगवाह पूछा जाए क्या होते हैं, तो ये होते हैं अंग और आहा। अंग और आहा, इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। ठीक है, इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। बस ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। भाई इतना जान लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है। स्वरों का वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? स्वर का वर्गीकरण कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। अभी बताऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा, परेशान मत हो। उच्चारण के आधार पे स्वर होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। फिर ओठ के आधार पे, जैसे कि हम लोग मतलब ओठ को कैसे करते हैं, मतलब बोलते हुए, जैसे ऊ, ओ, आ, है ना। ऊ करोगे तो होठ गोल हो जाते हैं, है ना, वृत्ताकार हो जाते हैं। तो 2 होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। मुंह को खोलने के आधार पे समृत है, अर्ध समृत है, विवृत है, अर्ध विवृत है, ये सब पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर कौन सी राम कहानी बता रहे हैं, पूछे जाते हैं। जीभ के आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये सब जो मैंने बताया ना, ये सब पूछे जाते हैं। अब इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर वो होता है जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जैसे आ, ई, उ, री। लेकिन अगर आपको आ बनाना है तो आपको 2 आ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। तो मूल स्वर होते हैं 4, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋढ़ या री, जो बोलते हो बोल लो यार, बचपन से रेड़ रेड़ बोल रहे हैं। ठीक है। और संधि स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये हमारे क्या हो गए? संधि स्वर हो गए। अब संधि स्वर अगर आपने देखा यहाँ पे, तो इसमें आप देखेंगे मूल दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं। अब सजाती भी होते हैं, विजाती। सजाती मतलब संधि स्वर 7 बताए मैंने। अब सजाती इसमें होते हैं 3 और विजाती होते हैं 4। आपको ये क्या? सजाती मतलब एक जैसे, जैसे आ और आ को मिलाया बड़ा आ बन गया, ई और ई को मिलाया बड़ी ई बन गया, ऊ और ऊ को मिलाया बड़ा ऊ बन गया। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, अगर आ और ई को मिलाओगे तो ए बनेगा, आ और ए को मिलाओगे तो ए बनेगा, आ और ऊ को मिलाओगे तो ओ बनेगा, और आ और ओ को मिलाओगे तो औ बनेगा। तो 4 तरह के ये संयुक्त स्वर हो गए। ये संधि स्वर के भी हमने 2 पार्ट कर दिए। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे ह्रस्व स्वर होता है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, और एक होता है प्लुत स्वर। ये बहुत पूछा जाता है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जो इन ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक ही मात्रा का प्रयोग हो, जैसे आ, ई, उ। ठीक है, आ, ई, उ और ये री। तो ये जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का प्रयोग हो वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का प्रयोग हो वो दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, ए, है ना। तो इसमें ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे, आ, ई, ए, उ, है ना। ये देखो मैंने लिख रखा ए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। लेकिन प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वो होते हैं जिसमें 2 मात्रा से भी ज्यादा का समय लगता है। जैसे मैंने कहा ओम, मैंने कहा ओम, ये इसको इस तरह से बोलते हैं, ठीक है, ओम, है ना। अब जैसे मैंने कहा राम, मैंने क्या कहा? मैंने कहा राम,
मैंने कहा राम, इस तरह से समझ रहे हो ना। ये जो अब एस यहाँ पर बना हुआ इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग ओम, ठीक है। इस तरह से जब दीर्घ मतलब स्वर निकालना हो तो ये प्लुत स्वर हो जाते हैं। तो एक मात्रा ह्रस्व, दो मात्रा दीर्घ और दो से ज्यादा मात्रा तो ये प्लुत स्वर हो जाता है। अब ओठ के आधार पे देख लेते हैं। तो ओठ के आधार पे एक होता है वृत्ताकार स्वर, एक होता है अवृत्ताकार स्वर। अब बोलने में जिसका आपका ओठ जब गोल हो जैसे ऊ बोल के देखो, ऊ ओ, यहाँ पे ओठ गोल हो गया तो ये वृत्ताकार ओठ में आ जाएगा, ठीक है, ओठ के आधार पे। और अवृत्ताकार में बाकी बचे वाले आ जाएंगे। सिंपल है, बड़ा इजी था ये वाला तो। अब मुंह को खोलने के आधार पे ये जो होता है ना, ये पूछा भी जाता है और ये डिफिकल्ट भी होता है और समझने में भी थोड़ी समस्या होती है। तो ये होता है एक समृत, ये होता है मुख के खुलने के आधार पे। समृत मतलब बहुत कम मुंह खुलता है, जैसे कि बोल बोल के देखना, ई आप देखोगे थोड़ा मुंह खुल रहा है एकदम हल्का सा, ऊ है ना, बहुत कम मुंह खुला तो ये समृत होता है। अब थोड़ा सा हल्का सा और ज्यादा अगर मुंह खुल गया तो उसको बोलते हैं अर्ध समृत। क्या बोलते हैं? अर्ध समृत बोलते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा मुंह खुलेगा, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा से ज्यादा। ए ओ, ए ओ, तो ये क्या हो गया? अर्ध समृत हो गया। अब हम देखेंगे विव्रत। विव्रत, विव्रत क्या होता है? इसमें मुंह ज्यादा खुलेगा, मुंह क्या होगा? एकदम मुंह फैल जाएगा, जैसे कि अब देखो पूरा पूरा का पूरा मुंह फैल गया। अब इसमें क्या होगा? मुंह फैलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा, तो वो हो जाएगा अर्ध विव्रत। क्या हो जाएगा? अर्ध विव्रत हो जाएगा, अर्ध विव्रत हो जाएगा। यानी बचे ही क्या है हमारे पास? एक अ, ए और ए, आओ, ठीक है, ये अपने पास बचा। तो इस तरह से हो जाता है अर्ध विव्रत। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? हल्का सा एकदम मुंह खुले तो समव्रत, ई उ पूछ लेगा, जैसे कि आपको एग्जांपल दे देगा कि उ और ए आ, ठीक है, आए, इनमें से कौन सा समव्रत स्वर है। लेकिन अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता तो आप कैसे पता करोगे? तो समव्रत, अर्ध समव्रत, विव्रत और अर्ध विव्रत, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार ध्यान से देख लो, चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब अगला जो है ना, ये जीभ के आधार पे, ये भी बहुत पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया। तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये जो बताया है ना, इससे ज्यादा आसान ये है। टेक्निक मैं बता दूंगा तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल भी है, याद करना पड़ता है, लोग रट रट के जाते हैं, भूल जाते हैं। जीभ के आधार पे बता देता हूं, ठीक है। टेक्निक याद रखो, बस काम हो गया। जैसे कि अग्र, सबसे पहले क्या? अग्र, फिर आएगा मध्य, फिर आएगा मध्य और फिर आएगा पश्च। समझ गए? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये जीभ के आधार पे तीन तरह के होते हैं। कौन सा ये होता है, कौन, ये आपको जानना है। सबसे पहले शुरुआत मध्य से करो, आ ई उ, ठीक है, ए और यहां पे आ गया ओ। बस हो गया, खत्म खत्म हो गया, ठीक है। क्या कैसे करोगे? ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में और कर डालना। जैसे कि पहले अग्र, फिर मध्य, फिर पश्च। देखो मध्य वाला तो मध्य में आ रहा है ना, पश्च वाले नीचे आ रहा है, अग्र वाला ऊपर। शुरुआत खाली मध्य से करना, फिर फिर ई नहीं, पहले एक बार एक वर्ण ले, फिर ई उ ए ओ, ऊपर नीचे इस तरह से आपको करना है। मध्य में सिर्फ एक ही आएगा। तो आप देखोगे ना, अग्रसर कितना हो गया? ई ए। अब या तो इसको रट लो या टेक्निक लगा लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। मध्य स्वर में आ जाएगा, पश्च स्वर में आ ई उ ओ। समझ गए ना? ये टेक्निक बेस्ट है और इससे बेस्ट आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग आपको रटा देंगे। उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं तो कंठ से आता है आ और आ, तालु से ई और ई आता है, ओठ से उ और उ आता है ना। ये चीज मैं आपको आगे भी बता दूंगा, उच्चारण स्थान, तो इसको छोड़ते हैं, आगे पढ़ेंगे ही तो कोई इतना वो नहीं है। आगे हम लोग, अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दी है, मात्रा के आधार पर स्वर मैंने आपको नहीं बताए हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं सिर्फ दो प्रकार के, एक होते हैं लघु स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। अब मात्रा देखो, आ ई उ री, ये होते हैं छोटे वाले लघु स्वर, और दीर्घ स्वर मतलब ज्यादा, ठीक है, मतलब दो मात्राएं हो उसके अंदर, आ ई उ ए। तो मात्रा के आधार पर दो तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन।
देखिए मैं पूरा पढ़ाऊंगा, वीडियो में पूरा कवर करूंगा। अगर आप थक गए हो तो वीडियो को पॉज दे सकते हैं और बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो पूरा कवर करके ही जाऊंगा ना। तो चलिए व्यंजन शुरू करते हैं। देखिए जिन वर्णों का प्रयोग स्वरों के माध्यम से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। अच्छा व्यंजन मतलब क्या होता है? जैसे आप देखोगे का, तो ये क्या का लिखा है? आप बोल के देखो, इसमें स्वर भी है का, आ भी बाद में आया क्योंकि इसके अंदर ये है का प्लस आ, अब ये बनता है का, तो ये हमारा व्यंजन है। तो जिन वर्णों का प्रयोग स्वरों की मदद से किया जाए, तो देख रहे हो स्वर की सहायता पड़ रही है, अब खा ले लो, तो ख प्लस आ बराबर खा, है ना। तो स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको व्यंजन बोलेंगे। और व्यंजन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एक बार बताऊंगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहला होता है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। एक मैं आपको वो बता दूंगा टेक्निक, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। टेक्निक बस आप जान लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर होता है अंतस्थ व्यंजन और फिर होता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको एक बार बोलना। का से मां तक स्पर्श करो। क्या? का से मां तक स्पर्श करो। क्या? का से मां तक स्पर्श करो। ये लाइन याद कर लो, बाकी बाकी सब याद हो जाएगा। या रा ला वा, या रा ला वा का अंत हो गया। क्या? या रा ला वा का अंत हो गया, ठीक है। क्या मैंने बोला? का से मां तक स्पर्श करो, यारा लावा का अंत हो गया। शा शा सा हा से निकली ऊष्मा। क्या निकली? निकली ऊष्मा। क्योंकि भाई साहब आप बोल के देखो ना, श श स हा, तो एक एक हीट सी जनरेट होती है आपके मुंह से, तो ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। बस आपको ये सेंटेंस याद रख लेना है, बाकी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? तो का से लेकर के मां तक, मतलब आप देखोगे ये वर्गों में बटे होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब का में का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। तो आप चा वर्ग में च, छ, ज, झ, अइया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, यानी हर एक वर्ग में 5 व्यंजन आ रहे होते हैं। अब का से मां तक देखो तो वर्ग कितने आ रहे हैं? 5 वर्ग आ रहे हैं, ठीक है। पा वर्ग में आता है म, प, फ, ब, भ, म। तो कुल मिलाकर के स्पर्शी व्यंजन होते कितने हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। का, खा, गा, घ, अंगा, चा, छा, जा, जा, इ, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, ब, भ, म। तो ये हो गया स्पर्श। अब कैसे याद रखोगे? का से मां तक स्पर्श करो, यारा लावा का अंत हो गया, शा शा सा हा से निकली ऊष्मा। तो बस याद हो गया अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ये 4 ही होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं, श श सा हा। बस समझ गए ना? स्पर्शी या का से मां तक स्पर्श करो, यारा लावा का अंत हो गया, श श हा से निकली ऊष्मा। बस खत्म, ठीक है। इतना होता है। अभी और आपको समझाना है, इसलिए इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, जो जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं सब बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ खास कर चीजें मेंशन कर रखी, यहाँ शायद आपको ना समझ में आए तो मैं ही यहाँ पर बताऊंगा। देखिए एक ये पूछते हैं कि एक पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। क्या? पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो आप बता दीजिएगा। पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो ला होता है। क्या होता है? ला जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। एक पूछते हैं कि लुंठित व्यंजन क्या होता है। क्या? लुंठित व्यंजन क्या होता है? लुंठित व्यंजन क्या होता है? तो ये होता है रा। यानी आप बोलोगे ना, बोल के रा, आपकी जवान लड़ेगी ऊपर जाकर के तालु में, रा रा रा, है ना। तो इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ला होता है। समझ गया ना? और इसको लुंठित व्यंजन को ही प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। प्रकंपित व्यंजन भी बोला जाता है। समझ गए ना? ये हो गया, ठीक। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, हाँ ऊष्म व्यंजन जो होता है, मैंने आपको बताया ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श श सा और हा। इनको जो है संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। समझ गए ना? क्लियर है ना? इसे लुंठित पार्श्विक क्या है? ला, लुंठित क्या है या फिर प्रकंपित क्या है? रा। बाकी मैंने आपको बता दिया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
अब हम आएंगे संयुक्त व्यंजन की तरफ। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञा और एक होता है ये वाला श्रा। ठीक है, तो क्षा जो होता है ये का प्लस शा से मिलकर बना होता है, त्रा जो होता है ता प्लस रा से बना होता है, फिर ज्ञा जो होता है वो जा प्लस अय्या से बना होता है, और श्रा जो होता है ये शा प्लस रा से बना होता है। तो ये 4 जो होते हैं इनको संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको और भी आगे बताऊंगा, जो जो चीजें बच रही हैं वो सारी बताऊंगा। अब आगे अगर देखें तो एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं इसको, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन सही है। और इसी को हम लोग द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये है कौन सा, तो ये है ला। ठीक है, यानी जो जैसे सड़क जो होता है नहीं उस वाला ढा, जैसे हम लोग लिखते हैं नहीं सड़क, है ना, और जैसे हम लोग लिखते हैं पढ़ाई, ये वाला। तो ये जो ये है ना इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। दरअसल जो ये है ना, ये संस्कृत भाषा में ये इस तरह से थे, डा और ढा, लेकिन जब ये हिंदी भाषा में आया ना तो इनका रूप परिवर्तित करके इनको इस तरह से लिया गया। क्योंकि अगर हमको सड़क लिखना है तो सड़क नहीं लिख सकते थे, तो हमको सड़क लिखना था। तो ये इसलिए हमने क्या किया, संस्कृत से जब हिंदी में ये आए तो इनका रूपांतरण कर दिया गया। इसलिए 2 हैं ऐसे, तो इनको द्विगुण व्यंजन बोला गया। क्या बोला गया, द्विगुण व्यंजन। सीधा सीधा पूछे तो क्षिप्त व्यंजन क्या है, तो ड़ा और ढा है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं भैया जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं जल्दी से सोच रहा था कवर करूंगा तो काफी ज्यादा कंटेंट हो गया। अब घोषत्व के आधार पे ये बहुत सबसे ज्यादा तो यही पूछता है भाई साहब, एक घोषत्व के आधार पे पूछता है और एक प्राणत्व के आधार पे। तो पहले घोषत्व के आधार पे बता देता हूं, उसके बाद प्राणत्व के आधार पे बता दूंगा। घोषत्व के आधार पे ये होता क्या है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सघोष या घोष, घोष कहो या सघोष कहो एक ही बात है। दूसरा है अघोष। ठीक है, अघोष। ठीक है, कभी कभी घोष लिखा होगा, कभी सघोष लिखा होगा, एक का मतलब है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 2 तरह के होते हैं। अब ये होता क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में आपके गले में कंपन पैदा हो, क्या स्वर तंत्र में कंपन पैदा हो, उसे सघोष व्यंजन बोलते हैं या घोष व्यंजन बोलते हैं। ये होते हैं आपके किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन या 5वें वर्ण। ठीक है, अघोष क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और सघोष में इसके अलावा आता है या, रा, ला और वा, साथ में आता है हा। और इसमें क्या, और साथ ही में इसमें सारे के सारे स्वर भी आते हैं। क्या आते हैं, सारे के सारे स्वर आते हैं। और इसमें क्या आता है, ऊष्म व्यंजन का शा, शा और सा। ठीक है, समझो बात को यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर सघोष व्यंजन निकालना है तो स्वर तंत्री में कंपन होगा, जैसे कि ग, घ, अंग। ठीक है, अब यहां पे देखोगे क, ख। ठीक है, यानी पहला और दूसरा, तो कोई भी आप देखो ना गले में कंपन नहीं पैदा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अघोष। श, श, स, कोई कंपन हुआ नहीं हुआ। इसको देखो या, रा, ला, वा, हा, तो आप देख रहे हैं गले में कंपन हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये घोष होता है। ठीक है, अब यहां पे घोष में कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं, 1 2 3, 3 वर्ण हैं, और 5 वर्ग होते हैं। मैंने बताया ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन 5 वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें, यानी 5 तिया 15, 15 वर्ण ये हो गए, और 16 17 18 19 20, तो कुल मिलाकर के 20 तो तुम्हारे ये व्यंजनी व्यंजन हो गए, है ना। तो टोटल कितने, 20 घोषत्व व्यंजन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। वैसे नंबर नहीं पूछा जाता है आपसे, उसकी टेंशन मत लो। ये पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं। अब जैसे आपको एग्जाम में आया और एग्जाम में दे दिया पा, पा कौन सा है, घोष है क्या, घोष है। अब आपको ये क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो पा, फा, ब। तो अब देखो ना, पा वर्ग में किस नंबर पे आ रहा है, तो पहले नंबर पे आ रहा है ना पा, तो पा जो हो जाएगा वो अघोष हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ रहे हैं ना। अब हम आगे बढ़े, तो ये हो गया घोषत्व के आधार पे। अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पे। क्या करेंगे अब हम प्राणत्व के आधार पे पढ़ने वाले हैं। जल्दी से रेड हो जाओ भाई। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पे। थोड़ा सा
ये हो गया, हाँ ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पे। प्राणत्व के आधार पे ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है महाप्राण, महाप्राण, और एक होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। प्राण का मतलब प्राण का मतलब वायु होता है। जिन वर्णों को बोलने में आपके मुंह से कम वायु निकले वो अल्प प्राण है, जिनको बोलने में ज्यादा हवा निकल जाए मुंह से वो महाप्राण है। अब जैसे मैं कहूं, मैंने कहा क, तो आप कम हवा निकली, ज्यादा क बस कम निकली ना। मैंने को खा, तो देखो हवा ज्यादा निकल गई, है ना। मैंने कहा ग, मैंने कहा घ, फिर अंग, क ख, तो क्या अंग। तो आप देख रहे हो ना, पहला, तीसरा और पांचवा, और ये दूसरा और ये चौथा वर्ण आया, आया कि नहीं आया? तो महाप्राण में हमेशा दूसरा और चौथा वर्ण आता है सभी वर्गों का। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है अल्प प्राण में सभी वर्गों का। समझ गए? इसके अलावा अल्प प्राण में आप देखोगे य, र, ल, व। ठीक है, देखो कम हवा निकलेगी, बोल के देखो य, र, ल, व। के महाप्राण में आप देखोगे ऊष्म व्यंजन आते हैं, श, स, सा, हाँ, हवा निकल रही है, ज्यादा निकल रही है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं और ये अल्प प्राण होते हैं। तो ये प्राणत्व के आधार पे भी आपका मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, बाइफर्केशन यानी कर दिया। समझ गया ना? बढ़े आगे। तो ये हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम हैंग हो रहा है भाई साहब, वीडियो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टॉपिक ही ज्यादा, मैं क्या कर सकता हूं। आगत व्यंजन की बात करें, क्योंकि समझाऊंगा नहीं तो भी कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का। मेरा काम है वीडियो बना देना, अपनी तरफ से 100% देना, बाकी देखना ना देखना, समझना ना समझना, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ रखा है। आगत व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, कुछ व्यंजन जो है वो बाहर से आ गए, मतलब का में लगा दिया नुक्ता, तो इसको बोलेंगे क। ठीक है, जैसे मैंने कहा ख, ठीक है, नुक्ता लगा दिया। जा, ठीक है, जाफरानी, है ना, जफर भाई, है ना, फालूदा है ना। तो ये फा देख रहे हैं, फा नहीं है, फा। तो ये थोड़ा सा आप अंदर से लो ना, फील करके बोलो फा। तो ये आ गया। ये सब क्या होते हैं? ये आगत व्यंजन होते हैं, इनको आगत व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, एक स्वर भी आगत है। हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। तो ये औ कहां से आया? बताओ भैया, कौन से तुमने वर्णमाला में औ पढ़ लिया? आया है? कभी देखे हो वर्णमाला में? नहीं है। तो ये आगत है, मतलब इसको एक्स्ट्रा में ऐसे इंपोर्ट करके लाए हैं। ठीक है, तो ये आगत स्वर है। समझ गए? ये आगत व्यंजन है, जो लगा देते हैं ना इस तरह से, नुक्ता लगा के जो बनाते हैं, इनको आगत व्यंजन बोलते हैं। अब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है, आप चाहो तो कोई सा भी वर्ण आए, अगर आप उसको सही से उच्चारण कर रहे हो तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा बता दोगे। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए थ्योरेटिकली, ताकि आप कभी गलती ना करो। ठीक है, जैसे कि अकु विसर्जनी यानाम कंठा। अब आप कहोगे सर हम फार्मूला कहां इतने टाइम याद करेंगे? भाई मैं याद नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। तो कंठ का ये वैसे फॉर्मूला होता है, आपको याद नहीं करना है अभी, तो जल्दी याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से आते हैं। तो का मतलब आ, ठीक है, कंठ से क्या क्या आता है? तो आ आता है, ठीक है। इसके अलावा और का वर्ग आता है पूरा, अ कु क ख ग घ अंगा, तो पूरा ये सब कहां से आता है? कंठ से आता है। विसर्ग, कहीं पर विसर्ग लग जाए, रामा, ठीक है, तो ये विसर्ग भी कहां से आता है? कंठ से आता है। और हा जो है वो भी कहां से आता है? कंठ से आता है। अब खाली आ नहीं आता है, छोटा बड़ा दोनों ही आते हैं, ठीक है। फिर आता है तालु। तालु तो आप समझते हैं ना, तालु। तो इचु यशानाम तालु, फॉर्मूला होता है इचु यशानाम तालु। तो इसमें छोटी ई बड़ी ई भी आती है। चा वर्ग, चा छा जा झा अय्या, या और शा, ये जो ये वाला शा होता है, इसको तालव्य शा भी तो बोला जाता है। इचु यशानाम तालु में ये शा आता है, ये तालु से होता है। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से आते हैं? तो रिटो रसाणा मूर्धा होता है। तो री है, फिर टा, टा ठा डा ढा ड़ा, फिर रा, रा भी कहां से आता है? मूर्धा से। और शा, ये शा जो होता है इसको मूर्धन्य शा भी बोला जाता है। ये वाला तालु से आता है, ये वाला मूर्धा से आता है। ये कहां से आता है? मूर्धा से आता है। ये वाला कहां से आता है? ये तालु से आता है। समझ गए ना? फिर हम देखेंगे दंत, यानी दांत से कौन कौन से, सा बोल के देखो, सा,
ये वाला अगर सा बोलोगे तो सा, देखो दांत के ऊपर तुम्हारी जबान वार कर रही है। तो ता, था, दा, धा, ना, तो ये देखो जीभ जो है ना दांतों से टकरा रही है। तो ये जितने भी वर्ण है ना, ये क्या है, ये दंत है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। लितुल नाम दंता होता है, तो ये हो गया री, ठीक है। ता वर्ग और ला और ये क्या होता है, सा, ये सारे क्या होते हैं, ये दांत से होते हैं। ये एक बार आप पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद आप समझ जाओगे कि जब एग्जाम में आएगा एटलीस्ट कर तो पाओगे, है ना। उप ध्यानियमान ओष्ठव होता है, क्या होता है, उप ध्यानियमान ओष्ठव, यानी ओठ से कौन कौन से होते हैं, तो ऊ, बोलने में लग रहा है तो बड़ा इजी, ऊ जैसे आप बोलोगे तो आपके ओठ देखो गोल हो रहे हैं, प्रेशर कहां जा रहा है, ऊ, ओ होठों पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। पा, प, फ, ब, भ, म, देखो दोनों ओठ क्या हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, प, फ, ब, भ, म, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओष्ठ से हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। अयमगढ़ नाम नासिका चा, नाक से क्या होता है, अय्या, अंगा, अणा, है ना, ये सब क्या आ रहे हैं, नाक से निकल रहे हैं, तो सिंपल है, बड़ा इजी है। यानी पांचवा जो वर्ण होता है कुल मिलाकर के, चा छा जा जा अय्या, तो अय्या जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, नाक, का गा गा अंगा, अंग, बोलने में ही नाक से निकल रहा है, ठीक है। हिमेश रेशमिया नाक से। ए दे तो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, यानी यहां पर आप देखोगे तो ए, यानी थोड़ा सा ईएस कर देता हूं तो बताने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आप लोग समझते भी चलिए, थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं पूरा आप लोगों को। अब जैसे ही मैंने कहा कंठ तालु, कंठ तालु, इसमें कौन कौन से आते हैं, ए और अ आते हैं। ए और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ तालु होता है, यानी कंठ और तालु। अब इसको आप तोड़ भी सकते हो, ए कैसे बनता है, आ और ई को मिला के बनता है। आ को क्या उच्चारण स्थान होता है, कंठ होता है, ई का क्या होता है, तालु होता है, तो दोनों का उच्चारण स्थान, अब दोनों को मिला के बना क्या, ए बना, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। आप टेक्निक लगा सकते हो भाई, हिंदी के संधि विच्छेद लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, आ जाएगा। तो ए और ए जो होता है ये कंठ और तालु से होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। इसी तरह से ओ और औ का क्या होता है, कंठ ओष्ठ होता है। और एक याद रखिएगा, वकारस्य दंतोष्ठम, वा, वा का दंत और ओष्ठ होता है। एक ऐसा वर्ण है जिसका दंत और ओष्ठ दोनों होता है, तो वा, वा बहुत पूछा जाता है। वा का क्या है, दंतोष्ठ है, रट लो, वा का क्या है, वा, वा दंत और ओष्ठ, आपके होठ भी घूम रहे हैं और दांत के पास जबान भी जा रही, वा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठम बोलते हैं। अरे मैंने फॉर्मूले क्लास 8th में याद कर लिए थे इसलिए मुझे आज तक रटे हुए हैं। मैं कभी ये सब मतलब बोल बोल के करता ही नहीं था, जैसे ही वर्ण आता है तुरंत फॉर्मूला मुंह से निकलता है और क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबको याद रखने की जरूरत नहीं होती, मुझे इंटरेस्ट था बचपन से, इसलिए मैंने याद किए थे। हिंदी में चीजें, दोहे याद करना, सोठे याद करना, ये सब मुझे बड़ा मजा आता था, आज भी मुझे बहुत दोहे याद है। अब पढ़ जाते हैं हम लोग कारक की तरफ, अपनी तारीफ करना बंद करता हूँ ठीक है, ना भी को सर अपनी तारीफ करने में लग जाते हो। कारक देखिए क्या होता है, कारक बेसिकली 8 होते हैं, वैसे तो 7 होते हैं, एक संबोधन कारक हम लोग ऐड कर देते हैं। तो कर्ता कारक, अब इसको ही जो है ना कारक चिन्ह याद रखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के नानी ने रारी रे अधिकरण में पै पर, ठीक है। और संबोधन हे भो अरे, ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा कारक कहां पर होता है। देखिए ये बहुत आसान होता है, सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी आप गलती कर जाते हो, तो मैं आपको बस उन गलतियों से बचाने वाला हूं, बाकी आप लोगों को आता है, मुझे मालूम है, बड़ा आसान टॉपिक है, सबको आता है। तो कर्ता कारक क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, बड़ा आसान है, सब लोग कर लेते हो। कर्ता कारक क्या होता है, और मैं वहां ज्यादा फोकस करूंगा जहां आप गलती करते हो। जब कर्ता की प्रधानता हो तो सीधे कर्ता कारक, कोई काम कर्ता कर रहा है तो कर्ता कारक, राम ने पत्र लिखा, हमने गाना सुना, उसने खाना बनाया, हो गया, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक है। कर्ता ने, ना दिख भी रहा है, उसने, हमने, तुमने, राम ने, है ना, तो कर्ता कारक हो गया। छोड़े आगे बढ़े, आगा है कर्ता कारक हो गया कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, जब कर्ता किसी कार्य को करे तो वो कर्म कारक हो जाएगा। जैसे शिकारी ने, तो यहां तो कर्ता कारक है, ठीक है, लेकिन जैसे आगे देखो लगा रहा है, जब भी कारक पूछेगा ना एक अंडरलाइन कर देगा, ये बता देगा किस में बताना है। तो कर्ता ने, तो ये तो कर्ता कारक हो गया। लेकिन चोर को पकड़ा, तो चोर को, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कर्म क्या किया कि चोर को पकड़ने का कर्म किया, शिकारी ने चोर को पकड़ा।
अजय ने समाचार पत्र पढ़ा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो को लगा ही नहीं है, लेकिन समाचार पत्र को पढ़ा तो यहाँ पे को छुपा हुआ है। ये यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी गलती करते हैं, बस इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप समझ गए होंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण की बात कर लेते हैं। जहां आप लोग ज्यादा गलतियां करोगे मैं आपको बताऊंगा अभी आप कहां गलती करते हो, ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। बस 2-3 मिनट का ये टॉपिक है। करण कारक की बात कर लेते हैं तो इसमें कर्ता कर्म को करण से या के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना, इस तरह से आ जाए। जैसे राम कलम से लिखता है। अब जब आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, कलम से लिख रहे हो। रवि ईमेल के द्वारा संदेश भेजता है। कर्ता कर्म को करण से या के द्वारा, ये दो आप कारक चिन्ह जरूर याद रखो। भीड़ के कारण बहुत गर्मी है। सुरेखा माँ के साथ बाजार गई, है ना, तो साथ वाला भी अगर आ जाए तो वो भी करण कारक के में ही गिना जाता है। समझ गए। आगे बढ़े तो अगला है संप्रदान। सबसे ज्यादा जो गलती होती है एस्पिरेंट से वो इस वाले कारक में होती। संप्रदान के लिए, अब आप लोग जो चिन्ह याद रखते हो संप्रदान के लिए बस इतना ही याद रखते हो, लेकिन जब एग्जाम में वो दे देता है क्वेश्चन, कहता है कि राजा ने कंबल दान किए, राजा ने कंबल दान किए या प्रजा को दिए, दान किए, कुछ भी किया, ऐसे करके देने की जब भी बात आई तो अब आप कहोगे यहाँ पे तो के लिए है ही नहीं, यहाँ पे के लिए है ही नहीं, और आपसे मतलब पूछ ले कौन सा कारक है, आप कहोगे राजा ने कंबल दान किए, कर्ता कारक है। भाई साहब ये कर्ता कारक नहीं है, कर्ता कारक नहीं है, यहाँ संप्रदान कारक है। क्या? संप्रदान कारक है। ये वो कारक है जिसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि आप सब इसी में गलती करते हो, यही पूछ ले, है ना। तो जब भी, अब मेरी बात, एक बात गांठ बांध के रखो, जब भी कोई चीज प्रदान करने की बात हो, संप्रदान में ही प्रदान छुपा हुआ है। देखो संप्रदान, इसमें प्रदान छुपा है ना, जब भी कोई चीज प्रदान करने की बात हो वहां संप्रदान कारक हो जाएगा, बस बात खत्म। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आप समझ जाओगे। जैसे कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो देने की बात है ना। गरीबों को किताबें दो, कुछ देने की बात आई। श्याम ने मोहन को पैसे दिए, फिर से कुछ देने की बात आई। मुझे 2 दिन का अवकाश दो, फिर से कुछ देने की बात आई। बच्चों के वास्ते फल चाहिए, तो बच्चों को देने के लिए तो चाहिए। मार्ग के लिए व्यय दो, फिर से कुछ देने की बात आई। अतिथियों को सत्कार दो, फिर से कुछ देने की बात आई। यानी जहां पे आप कुछ दे रहे हो, प्रदान कर रहे हो, वहां संप्रदान कारक होगा। सिंपल सा लॉजिक है और यही पूछा जाता है, यही पे लोग गलती करते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब बढ़े अपादान कारक की। अपादान का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है अलग होने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। हाँ मैं बता रहा हूं, आप कहोगे ये तो हमको तो सब पता है। अभी देखो, ठीक है, अभी बताता हूं मैं, आप बता के दिखाना कौन सा कारक है। एक तो अलग होने के सेंस में जब आता है ना, तो वहां पे अलग, जैसे मैंने कहा राम श्याम से छोटा है। अब बताओ, राम श्याम, श्याम से छोटा है, बताओ कौन सा कारक है, बताओ। ठीक है, बताओ भाई कौन सा कारक है, राम श्याम से छोटा है। बस यही जब ये चीजें आती है ना, तो अब लोग गड़बड़ कर देते हैं। मैंने कहा राम परिवार में सबसे बड़े हैं, राम परिवार में सबसे बड़े हैं, बताओ कौन सा कारक है, नहीं पता ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, जब भी कंपेयर करने की बात आएगी, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा ना, कंपैरेटिव डिग्री का, तो वहां पे अपादान कारक होगा। यानी राम श्याम से छोटा है, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, समझ गए ना। तो ये कौन सा कारक है, अपादान कारक है। जब कोई चीज अलग होती है, पत्ता पेड़ से गिरता है, कौन सा कारक, अपादान। जब कहीं से प्रारंभ होने की भी बात है, रवि रोज घर से ऑफिस के लिए निकलता है, तो घर से वो शुरुआत करके ऑफिस तक पहुंचता है, यानी जब कहीं से किसी चीज का प्रादुर्भाव हो तो वहां भी अपादान कारक होता है। नदी हिमालय से निकलती है, तो नदी हिमालय से निकल रही, तो वहां से भी नदी का प्रादुर्भाव हो रहा है ना हिमालय से, तो ये क्या है, ये क्या है, अपादान कारक है। अलग होने की बात हो या कहीं से किसी चीज के छूटने की बात हो, कहीं से प्रादुर्भाव की बात हो, कहीं तुलना की बात हो, कहीं डर की बात हो, जैसे कि बच्चा सांप से डर गया, तो कौन सा कारक होगा, तो ये अपादान कारक होगा। ठीक है, क्या कौन सा कारक होगा, अपादान। मुझे गंदगी से घृणा है, कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड वाले लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाओगे, अब मुझे भरोसा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संबंध कारक।
समझ बड़ा आसान होता है। इसमें का की के नानी ने रारी रे शब्द लगे होते। राम का भाई खिलाड़ी है, रमेश की माँ खुश है, बच्चे के स्कूल बंद है। सिंपल सी बात है, बड़ा आसान हो गया। ठीक है, काहे टाइम वेस्ट करें जो चीज ज्यादा आसान है। अधिकरण भी बहुत आसान होता है। अधिकरण में क्या लगा होता है, इसमें में है, पर है, ऊपर है, अंदर है, ये सब लगा होता है। जैसे वह छत पर खेल रहा है, वह रात में घूम रहा है ना। बच्चे विद्यालय में है, तो में, पर, ऊपर, अंदर, ये सब जो होता है ये सिंपल। एक चीज इसमें और आती है, कभी कभी जो सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर ले, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर ले, अंग्रेजी में पहुंच जाएंगे भैया हम तो। ठीक है, सुपरलेटिव मतलब जो सबसे बड़ा। जैसे मैं कहूं रवि कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, कौन सा कारक हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब अधिकरण कारक हो जाएगा। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूं, तो क्या सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो गया, कौन सा कारक है, तो ये है अधिकरण कारक। पता ही चला अधिक, यानी जो सबसे अधिक की बात करें, सबसे मैक्सिमम लेवल पे चला जाए, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर ले, वहां पे अधिकरण कारक होता है। जैसे कि वह कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र है, कौन सा कारक है, अधिकरण। गुलाब सभी फूलों में अनुपम है, सबसे ज्यादा अनुपम है, तो कौन सा कारक, अधिकरण कारक। यह दवाई बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध है, मतलब एकदम लीस्ट में चला गया, तो भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये क्या, अधिकरण कारक है। तो ये हो गया हमारा कारक का पूरा बंटाधार, मतलब पूरा कारक समाप्त कर दिया हमने। वीडियो भी लंबा होता चला जा रहा है, कितना हो गया है, ओहो 1 घंटा क्रॉस कर चुके हैं हम लोग अप्रोक्स। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बचा है, बस थोड़ा सा और बचा है, कर लेते हैं। संधि बची है, अभी अलंकार बचा है, रस बचा है, संधि बची है मेन, बाकी तो छोटा छोटा है। मेन संधि में टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2-3-4 मिनट, बाकी हो जाएगा। संधि की बात कर लेते हैं। संधि होती है 3 तरह की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या होती है, विसर्ग संधि। तो वो स्वर संधि अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। व्यंजन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। 2-4 शब्द आते हैं, जैसे आ गया उज्ज्वल, क्या आ गया, उज्ज्वल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये जो होगा ना, हलंत लगा के होगा, विसर्ग होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी विसर्ग बोल रहा हूं, यहाँ पे व्यंजन दिया होगा। अभी तक आप जैसे संधि करोगे ना, तो स्वर में यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में कोई स्वर होगा, व्यंजन में यहाँ पर व्यंजन होगा, लेकिन हलंत लगा के होगा, बस हो गया। ठीक है, उत्जल, उत धन जल, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आप जान लो, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। व्यंजन बड़ा आसान होता है, आप समझ भी जाते हो। अब मैं व्यंजन के ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए विसर्ग देख लेते हैं। विसर्ग में कोई जैसे जैसे कि निश्चल है, तो यहाँ पे लगा होगा नि धन छल, नि धन छल। इसको जब जोड़ोगे तो ये निश्चल बन जाता है, क्या बन जाता है, निश्चल बन जाता है, इस तरह से, है ना। तो ये विसर्ग जब लग जाएगा, ठीक, तो ये हो गया क्लियर, इतना ही सही है। बस ऐसे जब भी विसर्ग लग जाए, विसर्ग संधि होती है, ये आप समझ जाओगे, क्लियर है ना। विसर्ग संधि भी बड़ी आसान होती है। तो व्यंजन और विसर्ग आसान होती है, इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम पहुंचेंगे स्वर संधि में, क्योंकि सारे के सारे घोड़े दिमाग के यहीं पे खुल जाते हैं। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। सबसे पहली होती है दीर्घ संधि। कौन सी होती है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होती है अकः सवर्ण है दीर्घ, मतलब जब समान स्वर आए तो वो स्वर्ग दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं एक, जैसे विद्यालय, क्या, विद्यालय। आप इसको तोड़ोगे तो आएगा विद्या, भाई थोड़ा ऐसे कर लो, विद्याधन आलय, आलय। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इसमें आ लगा हुआ है ना, तो आप यहाँ से आ निकालोगे, यहाँ भी आ लगा हुआ है, इसका अंतिम इसका प्रथम निकालते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, बड़ा आ ही तो बनता है। फाइनली हमारा बन के आता है विद्यालय। क्या बनता है हमारा, विद्यालय बन जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम एक आधे ले लेते हैं दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि के उसके बाद हम 5 कवर करेंगे। गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है ना, सब पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, अभी जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं नदीश, जैसे नदी प्लस ईश, नहीं ये तो भाई बड़ा बड़ा हो जाएगा, अच्छा कर ही देते हैं, वरना आप कहोगे सर ये कंफ्यूज क्या कर दियो। तो नदीश, नदी में बड़ी ई है, यहाँ भी बड़ी ई है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो बड़ी ई आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा नदीश, एकदम दीर्घ, मतलब बड़ा बड़ा, सब बड़ा बड़ा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, नदीश। जैसे कि यहाँ पे दिया है सूक्ति, जैसे सूक्ति होता है ना, इस तरह से सूक्ति, इसका जब विच्छेद करते हो ना, तो ये इस तरह से आता है। सु मतलब अच्छी, उक्ति
मतलब अच्छी उक्ति। तो जब इस ऊ को निकालोगे तो छोटा ऊ तो निकलेगा, और यहां से जब निकालोगे तो ये भी छोटा ऊ निकलेगा। अब देख रहे हो दो छोटा ऊ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जो सू, अभी सू था ना, अब यहाँ पे जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सू हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ऊ बन के छोटे ऊ को बड़ा ऊ बना देगा। तो क्या बन जाएगा, सूक्ति बन जाएगा। समझ गया ना, मतलब छोटे छोटे मिलके जब समान स्वर हो, देखो यहाँ भी ऊ, यहाँ भी ऊ, यहाँ भी, जैसे कि अब मैंने कहा अभी नदीश का बताया था, उसमें ई और ई, आ और आ जुड़ेंगे या आ जुड़ेगा, सेम होगा, एक ही कैटेगरी के। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका दीर्घ संधि। क्लियर। बस वीडियो बहुत थोड़ा सा बचा है, ऑलमोस्ट हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। देखिए अभी हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी कि आ के बाद अगर आ ही आए, मतलब या बड़ा आए, ठीक है, ई के बाद या खाली ई आए या बड़ी ई आए, है ना, तो इस तरह से जब आता था वो दीर्घ वाले में कन्वर्ट हो जाता था। किस में कन्वर्ट हो जाता था, दीर्घ में। ऊ के बाद ऊ आए या फिर ऊ आए तो कन्वर्ट खाली बड़ा वाले में हो जाता था, तो इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। यानी जब वर्ण एक जैसे आए, और मतलब स्वर एक जैसे आए और वो बड़े वाले में कन्वर्ट हो जाते थे, तो इसको बोलते थे दीर्घ संधि। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे गुण संधि में, तो गुण संधि में थोड़ा सा हमारे पास चेंज आता है। इसमें आ या आ के बाद, इसमें आ या आ के बाद अगर ई या ई आए, क्या ई या ई आए, तो वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए में। अगर आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए, ऊ या ऊ आए, तो वो जो कन्वर्ट हो जाता है वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं अगर आ या आ के बाद री आए तो ये आर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, आर में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा देवेंद्र, मैंने कहा देवेंद्र, अब जब इसका विच्छेद करोगे ना तो ये आएगा देव प्लस इंद्र। क्या आएगा, देव प्लस इंद्र। अब देखो यहां से वा के अंदर एक आ छुपा है ना, तो यहाँ पे आ छुपा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो आ के साथ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ए में, केवल ए में कन्वर्ट होगा। तो जब ये देव लिखोगे ना, क्या लिखोगे, देव यहां तक, ठीक है, तो ये ए यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और ये इंद्र, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देवेंद्र बन जाएगा। समझ गया ना, क्योंकि ये ई तो हट जाएगा ना, ये ई हट जाएगा ना, क्योंकि ई और ई तो निकल गया ना ए बनाने के लिए, तो ए बन जाएगा। समझ गया ना, तो इस तरह से काम करता है, क्या, गुण संधि होता है। ठीक है, आया, आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और री आएगा यानी तो आर बन जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे देवर्षि, ठीक है, देवर्षि होता है ना, तो देव प्लस ऋषि करेंगे तो आ और री बनाएंगे तो आर बन जाएगा। ठीक है, आर जो क्या हो जाएगी, मात्रा के रूप में ऊपर ऐसे इस तरह से आ जाएगी। अंत्योदय, तो अंत्य, तो आ निकला और ऊ निकला, आ और ऊ के बन के क्या आ गया, ओ, तो बना देंगे तो क्या बन जाएगा, अंत्योदय बन जाएगा। तो इस तरह से ये गुण संधि होती है, बहुत ही आसान होती है। एक दो बार आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा जो मैंने आपको बताया है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आपको क्लियर नहीं है अभी तक, अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ी है तो, हाँ पहले पढ़ रखी है तो आपको चीजें रिविजन जरूर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं वृद्धि की। अच्छा, अभी तक हमने देखा था कि आ के बाद ई आ रहा था, आ के बाद ऊ आ रहा था, आ के बाद री आ रहा था। लेकिन अब अगर आ या आ के बाद ए आ जाए या आई आ जाए तो वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा वाला। ठीक है, फिर अगर आ या आ के बाद, अब की पहले देखो, आ के बाद ई आया, ऊ आया, री आया, अब बचा क्या, ए आए, अब ओ आओ, क्या बचा है, ओ आओ। अगर ये आ जाए तो वो बड़े वाले में ही कन्वर्ट हो जाएगा, औ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मात्रा डबल हो जाएगी। जैसे मैंने कहा एक धन एक, एक धन एक, तो यहाँ पे देखो आ निकला, क्या निकला, आ, और यहाँ क्या निकला, ए निकला, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े वाले में, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप देखोगे ना तो ये कैसे बन जाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा, ए एक, और ये आई यहाँ पे लगेगा इस तरह से मात्रा, और फिर ये का, क्योंकि ये ए तो निकल जाएगा ना बनाने के लिए शब्द, तो एक एक यहाँ पे बन जाएगा। समझ गए ना, बड़ा आसान होता है, एक एक बन गया। तो ये हो जाता है जब मात्रा मतलब डबल हो जाती है, तो उसको वृद्धि, वृद्धि का सीधी सी बात है, जब विच्छेद करने पर मात्रा एकदम डबल हो जाए, आय हो जाए, ठीक है, आओ हो जाए, इस तरह से, तो वो क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिख रखा है, मैंने कहा तथा प्लस एव, मैंने कहा
तथा प्लस एव, देखो यहाँ पे केवल ए आया, लेकिन जैसे ही यहाँ से आप आ निकालोगे, यहाँ से ए निकालोगे, बन के क्या हो जाएगा आए। अब आप इसको बनाओगे क्या बनेगा, तथा एव बन जाएगा आए। ए की मात्रा थी, ये ए था, ए की मात्रा आए की मात्रा में बदल गई, तो ये क्या हो जाता, वृद्धि हो गई ना एक मात्रा की, तो वृद्धि संधि इसको बोलते हैं। तो ऐसे ही महेश्वर्य है, वनौषधि है ना, जलौघ है, का जलौघ नहीं होता, जलौघ होता है, जलौघ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, वृद्धि संधि, यानी जब मात्रा की वृद्धि हो रही है तो वो वृद्धि संधि कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं यण संधि। यण में एक रूल बताया जाता है कि जब अल्फाबेट हाफ आ जाए, ठीक है, मतलब जो वर्ण होता है वो हाफ अगर दिखने लग जाए तो वहां पर यण संधि होती है। अब इसमें क्या होता है, अभी हमने क्या कहा, कोई सा भी विच्छेद होता है तो हमको मतलब पहले वाले पार्ट का आखिरी वर्ण लेना होता है और दूसरे वाले पार्ट का पहला वर्ण लेना होता है। अभी तक यहाँ पे आ ही आ रहा था, इस साइड में आ रहा था, इस साइड में चेंज हो रहे थे, लेकिन अब क्या है, यण संधि में यहाँ पे आ नहीं आएगा। इस वाले पोर्शन में आप पीछे देखो, मैंने आपको बताया ना, इस वाले पोर्शन में आ रहा है, एक मिनट देखो, ध्यान से देखो मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। इस वाले पोर्शन में आ रहा है, इस वाले पोर्शन में आ रहा है, इस वाले पोर्शन में आ रहा है, इधर सब बदल रहा है सेकेंड वाले पोर्शन में, लेकिन फर्स्ट वाले पोर्शन में आ ही आ रहा है ना। लेकिन अब जो है ना, अब फर्स्ट वाले पोर्शन में आ नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, क्या आएगा, ई उ आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा तभी आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। तो इको यड़ची, तो ई आए या ई आए, ठीक है, उ आए या उ आए इस साइड में, ठीक है, तो या फिर री आए, क्या है, री। तो ये जो ई आएगा तो इसका या में कन्वर्जन हो जाएगा, उ आएगा तो वा में कन्वर्जन हो जाएगा, और री आएगा ना तो ये कन्वर्जन हो जाएगा आपका रा में। इसमें कन्वर्जन हो जाएगा रा में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा प्रत्येक, मैंने कहा प्रत्येक, नहीं मैं तो डायरेक्ट ही आपको शब्द बता रहा हूं, ऐसे ऐसे मैं इसको विच्छेद करके बताता हूं। जैसे प्रति धन एक, क्या, प्रति धन एक। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ई आ रहा है, अभी तक इस साइड में हमेशा आ रहा था, अब ई आया, तो ई के साथ में अगर कोई दूसरा मतलब स्वर आएगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, या में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, या में। तो आप देखो इस, अच्छा ये बताओ इसमें कहीं या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने ये किया है ना, तो जैसे ही अब ये छोटी ई की मात्रा तो हट चुकी ना, ये छोटी ई की मात्रा हट गई तो ये आधा ता बचा, ठीक है, और ये या बन गया, है ना, और ए की मात्रा तो लगी ही है, तो ये प्रत्येक बन जाता है। समझ गया ना, इस तरह से ये होता है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे वर्ण क्या हो गया, ये आधा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यण संधि। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। देव प्लस अर्पण, देव्य अर्पण, देखो आधा इसमें वाह हो गया। अनुधन अय अन्वय, आधा ना हो गया। सुधन आगत स्वागत, आधा सा हो गया, है ना। तो जब इस तरह से आए ना, पित्राज्ञा, पितृधन आ गया, त्रा हो गया, यानी आधा ता फिर से आ गया। तो जब आधा वर्ण दिखे तो आप समझ जाओ कि यण संधि है। इस तरह से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। अगला कवर करेंगे आयादी संधि, और ये स्वर संधि का लास्ट पार्ट होता है, क्योंकि 5 ही पार्ट होते हैं आयादी संधि के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान होता है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला होता है एचो यावा यावा, ठीक है, फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया हुआ। देखिए इसमें होता क्या चीज है, जब ए या ए आई ओ के बाद कोई स्वर आए, देखिए अभी हमने यण संधि में पढ़ा था, हमने कहा ई या उ के बाद कोई स्वर आए या री के बाद कोई स्वर आए, है ना। लेकिन अब इनके अलावा बचा कौन, ए आई, ठीक है, ओ और औ। इनके बाद अगर कोई मतलब और स्वर आता है इनके बाद, यानी 2 पोर्शन में बनाता था अभी तक ये वाला, इधर अगर इनमें से कोई स्वर आपको देखने के लिए मिले तो ए के बाद ए का जो है आय बन जाएगा, यानी आय आय, आओ आओ, ये जो है ये कन्वर्जन होता है। अगर आप एक बार इस चीज को समझ गए तो अयादी संधि आप हमेशा के लिए कर पाओगे, ठीक है। यानी ए के स्थान पे आय हो जाता है, आय के स्थान पे आय हो जाता है, ओ के स्थान पे आओ हो जाता है, और औ के स्थान पे आओ हो जाता है, यानी ए आय आय आओ आओ। इस तरह से आप इसको याद कर लो कि ये हो जाता है। अब जैसे आप, मैं अब एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा ने प्लस अन, तो ने का ए आया, ठीक है, और आ का आ गया। चलिए अच्छा मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे दिया है ने प्लस अन, तो इसका हो जाता है नयन। नयन बनता कैसे है, तो ने का ए निकल आता है और अन का आ निकल आता है, तो ए प्लस आ मिलकर के बन जाते हैं आए, तभी तो बन जाता है नयन, ठीक है।
और जैसे गए प्लस अक, अब यहाँ पर देख रहे हैं पर अय वाला आपको एग्जांपल देखने के लिए मैं ये वाला, ठीक है। अभी अक हो जाएगा तो अय प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आय, तभी तो गायक बन जाता है। क्या बन जाता है, गायक बन रहा, गायक नहीं बन जाता। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला एग्जांपल, आप पो वाला, अगर पो प्लस अन करेंगे तो पवन बनेगा, लेकिन पौ प्लस अन करेंगे तो पावन बनेगा, क्योंकि आव बन जाता है यहाँ पर। तो ये हो जाती है आपकी अयादि संधि। इजी होती है, बस थोड़ा सा कभी कभी जिसने नहीं पढ़ा है कभी उसको डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर आप एक आध बार पढ़ चुके हैं तो आपका मस्त रिवीजन हो चुका होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, उसको समझने की कोशिश करिए मैंने क्या समझाया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, यकीनन कर पाओगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सर्वनाम, सर्वनाम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए। भेद के आधार, मतलब भेद की बात करें तो रूप के आधार पर जो है सर्वनाम को दो पार्ट में बांटा गया, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। फिर देख लेते हैं कौन कौन से। तो मौलिक या मूल सर्वनाम है कितने, तो 11 हैं। कितने मूल सर्वनाम हैं, 11 हैं। याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, मूल सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं। तो कौन कौन से, मैं, तू, आप, या, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, वो, ये सब क्या है, ये मूल सर्वनाम है। टोटल कितने हैं मूल सर्वनाम, 11 हैं। अब यौगिक की बात कर लें, मैं, ये मूल है, मैं से बना मैंने, मुझे, मुझसे। तो ये जब जो मूल सर्वनाम से ही जिनका प्रादुर्भाव हो या जो बने वो क्या होते हैं, यौगिक। जैसे तू से तुमने, तूने, तुझसे, या से इसने, इस, वहां से उस, उसने, आप से आप लोग, इस तरह से जो बनते हैं ना, ये यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्रयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो 6 तरह के होते हैं, जैसे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। याद रखो, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी प्राणी का पता चलता है, जैसे मैं, तुम, आप, है ना, या, वह। तो ये 3 तरह को, इनको भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, और ये कैटेगरीज बहुत पूछी जाती हैं। जैसे एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम क्या होता है, जो वक्ता होता है, जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं, हम, हमें, हमने। जब स्वयं पे ही कोई चीज आने लगे तो वो उत्तम होता है, जैसे मैं, मैंने, हमने, हमें, है ना। तो ये क्या है, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है, जो श्रोता है, तुम, तुमने, तुमको। तो ये सब क्या है, श्रोता, यानी जिससे तुम बात कर रहे हो, वो मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाए, जो बोल रहा है, यानी मैं, उत्तम। तुम सुन रहे हो तो तुम, मध्यम। बाकी जिसके बारे में भी बात हो रही है वो अन्य पुरुष में आता है, जैसे या, वा, ये, वो, वे, है ना। फिर निजवाचक सर्वनाम, जिसने अपनत्व का पता चलता है, जैसे निज का मतलब अपनत्व, जैसे कि स्वयं, मैंने स्वयं ये कर लिया, तुम खुद अपना काम करो, आप स्वतः ये करिए, है ना। तो जब स्वयं, खुद, इस तरह के जो शब्द आए ना, तो वो निजवाचक, जब निजता का पता चल रहा हो। प्रश्नवाचक की बात करें, कौन, क्या, कहां, ये तो बड़ा आसान है, आप समझ जाओगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह वही घर है जहां मैं रहता था, तो निश्चय कर दिया भाई साहब, ये वही घर है ना। यह वही लड़का है जिसको मैंने 50 रुपए दिए थे, है ना। ये वही वीडियो है जिसको मैंने कल देखा था, है ना। ये वही चैनल है जिसको मैंने कल सब्सक्राइब किया था। तो निश्चय हो गया, है ना। यह काली गाय ज्यादा दूध देती है, कैसी गाय, ये वाली काली गाय, है ना। निश्चित कर दिया कि कौन सी काली गाय की बात हो रही। बहुत सारी काली गाय हैं, लेकिन एक गाय की तरफ इशारा कर दिया और कहते ये वाली काली गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, इस तरह से। अनिश्चयवाचक क्या होता है, जैसे कोई, कुछ, कोई घर आया था, कौन आया था ये नहीं पता चला, अनिश्चय है। कुछ लोग अपना काम ढंग से नहीं करते, कौन लोग, कुछ लोग, ठीक है। फिर संबंधवाचक, जैसे संबंध में जो, सो, जो, वो, इस तरह करके ले, जो सोएगा वो खोएगा, इस तरह से आता है, तो इसको अनिश्चय, इसको संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। तो इस तरह से 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं निपात। निपात क्या होता है, तो ये दरअसल अव्यय शब्द ही होते हैं, और ये जो सेंटेंस होता है उसमें उसको बल प्रदान करते हैं। और निपात 9 प्रकार के होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो निपात होते हैं 9, ठीक है। कौन कौन से हैं, इसे स्वीकृत निपात होता है, जैसे हाँ, जी हाँ, आपने खाना खा लिया, हाँ खा लिया, जी हाँ खा लिया, है ना। कहते आपको सर्दी है, जी हाँ, अरे सही में सर्दी है, अरे हाँ भाई हाँ, है ना, देखा नहीं ऐड वाला। नकारात्मक में क्या होता है, जैसे नहीं, जी नहीं, आप खाना खाएंगे, नहीं, अरे आप पूरी खाएंगे, जी नहीं, है, तो ये हो गया। तो अवधारणा बोधक, ठीक ठीक लगा लो, अरे भैया लगभग काम हो गया, लगभग वीडियो कंप्लीट हो गया ना। तो कोई एक देख रहे हैं, जोर दे रहे हैं शब्द, मतलब सेंटेंस के ऊपर, तो ये क्या, अवधारणा बोधक। प्रश्न बोधक में एक ही होता है, क्या, जैसे कि फोन आया, मूवी में देखते, क्या, कुछ सुना उधर से, क्या, तो जोर दे के बोला क्या, तो वो प्रश्न बोधक। बलदायक क्या होता है, तो, भर,
जी भर, है ना, इस तरह का जो आता है। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं वीडियो खत्म होने में, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, सिर्फ 2 घंटे में मैं ये काम कर दूंगा। तो बल दे रहे हो ना, तो बलदायक हो जाता है। विस्मय आदि बोधक में काश और ओ, ये तो आसान होता है। तुलना बोधक में सा, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा, तो ये क्या हो गया, तुलना बोधक। निषेधात्मक मत, फूल मत तोड़ो, दरवाजा मत खटखटाओ, पैर मत हिलाओ, है ना, तो जोर दे रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, निषेधात्मक। आदर बोधक में जी होता है आदर बोधक, ठीक है। ये हो गए सारे निपात। अब हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया की बात कर लेते हैं। तो क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये तो आपको पता है रचना के आधार पे होता है। सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, ये कौन सी क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, राम पत्र लिखता है। देखो सीधी सी बात मैं बताऊं, सकर्मक क्रिया वो हो जाएगी जिसका पैसिव वॉइस बना दो। जैसे राम पत्र लिखता है, तो पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है। अब मैं कहूं पतंग आकाश में उड़ती है, तो अब इसका पैसिव बनाओ, पतंग के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, इसे तो नहीं बनेगा ना, नहीं बन सकता ना। तो सीधी सी बात है, सकर्म जिसमें कर्म भी दिया हो। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। मैं कहूँ अध्यापक पढ़ते हैं, तो वो अकर्मक क्रिया है। समझ गए, इसमें कोई कर्म नहीं है। कर्ता कर्म ये सब चीजें होती हैं एक सेंटेंस में। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया रचना के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे भी अगर हम देख ले, देखो मैंने फिर से बता दूं, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा टेक्निक यही है। अपने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, अगर पैसिव बन जाएगा उसका बना के देखना हिंदी में, तो वो सकर्मक है, ना बने तो वो अकर्मक है। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है जानने का, ठीक है, वरना कंफ्यूजन बहुत है इसमें, आप कंफ्यूज होते चले जाओगे लेकिन समझ नहीं पाओगे कभी, ठीक है। अब व्युत्पत्ति के आधार पे देख लें तो 4 प्रकार की होती है। एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक पूर्वकालिक क्रिया होती है, एक नाम धातु क्रिया होती है और एक संयुक्त क्रिया होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब कार्य दूसरे से करवाया जाए। जैसे शिक्षक ने रामू से किताब पढ़वाया, शिक्षक ने रामू से किताब पढ़वाया, मालिक ने नौकर से काम करवाया, मम्मी ने मुझसे बाजार से सामान मंगवाया, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है ना। तो अब रूममेट ने मुझसे रोटी पकवाई, तो ये क्या है, ये आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, यानी इसमें कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवा ले, तो ये आता है प्रेरणार्थक में, प्रेरणा दे रहे हैं। पूर्वकालिक क्या होती है, जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम। मैं खाना खा के सो गया, ठीक है, मैंने खाना खा के एक टॉपिक पढ़ लिया, मैंने खाना खा के एक टॉपिक पढ़ लिया, मैंने मैथ पढ़ने के बाद इंग्लिश पढ़ी, तो इस तरह से ये क्या होता है, पूर्वकालिक। एक क्रिया खत्म नहीं हो, दूसरी तुरंत चालू कर दी उसके बाद। नाम धातु क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से बनती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। जैसे कि अपना, अब अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, ठीक है, तो ये क्या है, नाम धातु क्रिया है, ठीक है, समझ गए ना। इस तरह की क्रियाएं जब कहीं दिखे तो नाम धातु, यानी संज्ञा सर्वनाम की सहायता से बनाई जाए तो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। कवर करेंगे संयुक्त क्रिया क्या होता है। देखिए संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर के बनी होती है। सेंटेंस में एक की बजाय 2 क्रिया आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि तुम रोज खाना खाया करो, तो खाया करो, यानी 2 देख रहे हैं ना, खाया भी, खाना भी एक क्रिया है, करना भी एक क्रिया है, तो खाया करो, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे करके बताता हूं, तुम रोज पढ़ने आया करो, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे पढ़ने आना एक क्रिया है, करना भी एक क्रिया है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो पढ़ना भी क्रिया है, आया करो आना भी क्रिया हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं ना 2 क्रियाएं हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। मोस्टली जो एग्जाम से आपसे पूछा जाता है वो ये पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल दे करके आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे आगे बढ़ जाते हैं और हम देख लेते हैं विशेषण। विशेषण भी टाइप इसके पूछ लेता है। जीएस पीएस 4 ही होते हैं, मतलब एक होता है गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, ठीक है, और एक होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक में भाई सीधी सी बात है, कोई विशेषता बताए, जैसे भैंस काली है, लड़का मोटा है, लड़का छोटा है, इस तरह का। संख्यावाचक में कोई ना कोई नंबर दिया होगा। अब संख्यावाचक में 2 होता है, एक निश्चित संख्यावाचक होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जैसे 5 रुपए 2, 10 रुपए का नोट गिरा मिला। अनिश्चित वाचक में क्या होता है, कुछ लोग बाहर आए थे, ठीक है,
तो ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा। फिर क्या है, परिमाणवाचक जिससे मापा ना जा सके, जैसे 1 किलो मतलब जिसे मापा जाए, ना जा सके नहीं, जिसे मापा जाए, जिसे गिना ना जाए। अब चीनी गिनोगे तो नहीं कि 1 दर्जन चीनी दे दो, है ना, 2 लीटर तेल दे दो, है ना, तो ये मापा जाए, जिसे गिना ना जाए, सिर्फ मापा जाए, वो परिमाणवाचक होती है। सार्वनामिक क्या होता है, जब बालक, यह बालक छोटा है, मतलब वहां पे क्या है ना, एक सर्वनाम यूज हो। बालक कैसा, यह बालक, कौन सा बालक, यह बालक छोटा है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए तो उसे, यानी बालक कैसा, तो ये सर्वनाम है ना, ये संज्ञा के पहले आ रहा है, यह बालक छोटा है, तो ये क्या है, सार्वनामिक क्रिया है, क्रिया विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्रिया नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग की दही हो गई है, लेकिन ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, तो पूरा कवर कर लेते हैं। अब छंद पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुन लो, बड़ा पूछा जाता है छंद में। बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, इसे कोई एक लाइन दे दिया, आपसे पूछा कि बताओ कौन सा है, दोहा है कि सोरठा है ना, कि चौपाई है, इस तरह से। तो आप सीधी याद रखो, दोहे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे कि क्या कोई एग्जांपल देता हूं दोहे का, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये इस तरह के जो एग्जांपल हैं, ये दोहा के एग्जांपल हैं। 4 चरण होते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो जो पहला और तीसरा चरण होगा, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी, 13-13। दूसरा और चौथा चरण होगा, इसमें 11-11 मात्राएं होंगी, तो ये दोहा हो जाएगा। सोरठा जस्ट अपोजिट होता है, इसमें पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं, दूसरे और चौथे में जो है वो 13-13 मात्राएं होती, यानी दोहे का जस्ट उल्टा सोरठा होता है, और सोरठे का उल्टा जस्ट दोहा होता है। क्लियर है ना। अब एक छंद ये पूछता है कुंडली वाला, और ये पूछता है कि कुंडली छंद किससे मिलके बना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको नंबर दिलवाने वाला हूं, ध्यान से सुनो, इसको केआरडी याद रखो। क्या याद रखोगे, केआरडी, यानी कुंडली जो है वो रोला और दोहा से मिलके बना है। कुंडली जो है वो रोला और दोहा से मिलके बना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, रोला और दोहा से मिलकर बना है, इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा आपको ज्ञान नहीं लेना है। छप्पे क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है सीआरयू, क्रू मेंबर नहीं होता है ट्रेन में, कहते हैं वो, उसमें प्लेन में क्रू मेंबर, तो सीआरयू। छप्पे, सी फॉर छप्पे, आर फॉर रोला, यू फॉर उलाला, क्या उलाला, उलाला, हाँ यही वाला उलाला। तो छप्पे जो है वो रोला और उलाला के संयोग से बनता है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आप करके आओगे, पक्का बता रहा हूं। अब देखो, पूछे कुंडली किससे बना है, रोला और दोहा से बना है, तो केआरडी। छप्पे किससे बना है, रोला और उलाला से बना है, आर फॉर रोला, यू फॉर उलाला। क्लियर है ना। ये सब हमने खुद अपनी टेक्निक लगा लगा के याद किया हुआ है, इसीलिए आपको भी याद करवा रहे हैं, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो भाई आपको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। इतनी मेहनत करके यहाँ तक वीडियो देखे हैं, तो कुछ तो फायदा हो आपको। फिर देखेंगे प्रमुख मात्रिक छंद भी होता है। अच्छा, मात्रिक छंद दो, मतलब देखते कि एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद, एक होता है विषम मात्रिक छंद। जो चौपाई होती है ना, वो होता है सममात्रिक छंद। इसमें की 16-16 होती है ना, जैसे इसमें मैंने आपको बताया 4 चरण होती हैं, एक में 11, एक में 13। जो चौपाई होती है इसमें सब में 16-16 मात्राएं होती है। जैसे कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो ये क्या है, ये चौपाई है, ठीक है, क्या है, चौपाई है। राधिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 22-22 होती हैं। फिर रोला में 24 होती है, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 होती है, हरिगीतिका में 28 होती है। तो इस तरह से आपको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं लेना, चौपाई वाला याद रखो, बस बहुत है। सममात्रिक बस छोड़ दो, ठीक है, ये सब छोड़ दो, मत पढ़ो, दिमाग की दही हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, बस मेरे हिसाब से इतना जितना सफिशिएंट आना है आपके एग्जाम में, मैंने उतना आपको बता दिया। अब काल पढ़ लेते हैं, जल्दी से काल खत्म करते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 तरह के पढ़े, लेकिन इनके भी अपने पार्ट्स होते हैं। तो वर्तमान काल के होते हैं 5 पार्ट, ठीक है, कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान की बात करें, अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, सीता काम करती है, तो ये जब सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस आएंगे ना, तो वो सामान्य वर्तमान। पूर्ण क्या हो जाएगा, काम पूर्ण हो जाएगा। जैसे पिताजी टहलकर आ गए हैं, तो काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अलका निबंध लिख चुकी है, तो काम कंप्लीट हो गया, तो पूर्ण वर्तमान हो गया। अपूर्ण वर्तमान की बात करें, इसको तात्कालिक वर्तमान भी बोलते हैं, इसमें काम चल रहा होता है, खत्म ही नहीं होता। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, राधा कमरे में नाच रही है, ठीक है, मोहन पत्र लिख रहा है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं अभी भी वीडियो बना
बनाते ही चला जा रहा हूं, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपूर्ण वर्तमान होता है। फिर संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, जिसमें कार्य के पूरा होने का भी संदेह हो। पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे, मतलब काम चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो संदिग्ध है, एक संदेह बना हुआ। माता जी रसोई में खाना पका रही होंगी या पकाती होंगी, इस तरह से आ जाए, है ना, कंफर्म नहीं है। संभाव्य की बात करें तो जब कार्य में अभी अभी होने की संभावना हो, जैसे लगता है पिताजी टहल के आ गए हैं, तो संभावना है आ गए, लेकिन कंफर्म नहीं अभी भी है, तो सब प्रेजेंट में। नौकरानी शायद दरवाजे पे खड़ी है, अभी तुरंत की बात हो रही है, जब तुरंत तुरंत की बात हो तो वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। फिर भूतकाल की बात कर लेते हैं, तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट वाला, जैसे नौकर चला गया, ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ता था, सिंपल सिंपल सेंटेंस, तो ये सामान्य आता है। फिर पूर्ण क्या हो जाए, काम बहुत पहले खत्म हो गया हो, जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, माता जी पहले ही खाना पका चुकी थी, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। फिर अपूर्ण में जब भी आए तो आप समझ जाओ कंटिन्यूअस की बात करेगा, पास्ट में कंटिन्यूअस, बच्चा बेड पे सो रहा था, अध्यापक पढ़ा रहे थे। आसन्न की बात क्या होगी, जब कोई काम अभी अभी हो, जैसे कि गाड़ी अभी अभी छूट गई, चली तो गई लेकिन अभी अभी, खाना पकाकर नौकर अभी अभी चला गया, तो ये क्या है, आसन्न भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, जब कार्य के पूरा होने की संदिग्धता हो, जैसे शायद नौकर दूध लेकर आया था, भाई कंफर्म नहीं है, लेकिन नौकर चल जा चुका है ना, लेकिन पास्ट की बात हो रही है, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है। तो छात्र संभवतः कक्षा में सो रहा था, संभवतः लगा दिया, मतलब संदिग्ध है, लेकिन अभी इनको पता भी नहीं है सो रहा था कि नहीं सो रहा था, तो ये क्या है, पास्ट की ही बात है लेकिन संदिग्ध है। फिर हेतु मत भूतकाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो भूतकाल में ही होते हैं। यदि बारिश अच्छी हुई होती तो किसान की फसल बर्बाद ना होती, मतलब हो चुकी है फसल बर्बाद, लेकिन वो कह रहा है कि भाई पास्ट में ही अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना होता। यानी दो सेंटेंसेस आपस में डिपेंडेंट है वो पास्ट में, तो इसको हेतु मत भूतकाल बोलते हैं। बात कर लेते हैं भविष्य की, तो भविष्य के सिर्फ 3 ही पार्ट हैं, सामान्य, संदिग्ध और हेतु मत भविष्य काल। तो सामान्य मतलब वह कल जाएगा, अगले सप्ताह परीक्षा समाप्त हो जाएगी, सिंपल एकदम। लेकिन संदिग्ध में क्या है, कंफर्म नहीं, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, मतलब अभी पहुंचे नहीं है, शायद पहुंच गए होंगे, अभी भी हो सकता ना पहुंचे हो। शायद 1 घंटे में बारिश शुरू हो जाएगी, तो ये संदिग्ध भविष्य काल। हेतु मत में दो सेंटेंसेस भविष्य में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपकी शादी होगी, है कि नहीं, दोनों बातें भविष्य पे टिकी हुई हैं। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न बताओ, अगला टॉपिक है अलंकार। बस ऑलमोस्ट हमारा हो गया, ठीक है, खत्म होने वाला है वीडियो, बहुत देर से मैं यही बोल रहा हूँ, खत्म होने वाला है, खत्म नहीं हो रहा है। अलंकार की बात कर लेते हैं, ये दो होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। बहुत डिटेल में नहीं जाना, शब्द अलंकार बड़ा सिंपल होता है, 3 पढ़ने, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हो रही, देख रहे हो ना, ता 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 ता, पूरा ता की पूरी बौछार कर दी यहाँ पे, तो क्या हो गया, अनुप्रास हो गया। यमक क्या होता है, एक शब्द की आवृत्ति, क्या, एक शब्द की आवृत्ति बहुत बार हो, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग निकले। हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि में गए, हरि हो गए उदास। समझ रहे हो ना। अब आप यहां पर देखोगे तो हरि शब्द कई बार आया, हरि बोले हरि ही सुने। अब एक हरि का मतलब है मेंढक, हरि ही सुने, मेंढक बोल रहा है, सांप सुन रहा है। हरि गए हरि के पास, जैसे सुना सांप पहुंच गया मेंढक के पास। हरि कूदे, हरि कूदे, मेंढक कूदा। हरि में गए, हरि का मतलब पानी, पानी में कूद गया। हरि हो गए उदास, मतलब सांप उदास हो गया। अब आप देख रहे हो ना, सारे हरि का मतलब अलग है, यानी एक शब्द आया कई बार, अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, समझ गए ना, समझ गए ना, काली घटा का घमंड घटा, तो कौन सा है, तो यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। सारंग को सारंग गहे, सारंग पहुंचा आए, न बोले तो प्रीति घटे, बोले सारंग जाए। ये मैंने आपको बताया था, जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं श्लेष अलंकार की तरफ, वरना फिर से मैं मगन हो जाऊंगा। श्लेष अलंकार। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। क्या,
जब एक शब्द एक ही बार आए, क्या एक शब्द एक ही बार आए, क्या सिर्फ एक बार आए, एक बार, लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकल जाएं, उसके अर्थ बहुत सारे निकल जाएं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं, सुवर्ण को खोजत फिरत, तीन सुवर्ण, अब यहाँ पे सुवर्ण शब्द एक बार आया, अर्थ देखो, सुवर्ण को बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, कौन, कवि खोज रहा है सुवर्ण को, लेकिन कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर सुंदर शब्द। व्यभिचारी ढूंढ रहा है सुवर्ण को, मतलब व्यभिचारी का मतलब कुंवारा आदमी, कुंवारा आदमी किसको ढूंढता है, सुंदर स्त्री को, तो उसके लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर स्त्री। चोर भी ढूंढ रहा है सुवर्ण को, सुवर्ण का मतलब सोना, चोर सोना भी ढूंढ रहा है। तो चरण धरत, हर कदम पे चिंता करत, चिंता कर रहे हैं, चितवत चारों ओर, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, किसको, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। आई होप क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अर्थालंकार की, तो इसमें तीन पूछेगा, एक पूछेगा उपमा, एक पूछेगा रूपक, एक पूछेगा उत्प्रेक्षा। तो उपमा जब भी पूछे तो सीधा सा देख लेना, सेंटेंस को एक बार नजर दौड़ाना, जो एग्जाम्पल दिया होगा उसमें सा दिया होगा, जैसा दिया होगा, सरीखा दिया होगा, सम दिया होगा, ज्यों दिया हो, सदृश दिया हो, समान दिया हो, इस तरह का कोई शब्द दिया हो तो आप समझ जाना भैया उपमा है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, है ना, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम आ गया। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस आ गया। तुम सा नहीं देखा, सा आ गया, है ना, तो ये क्या आ गया, उपमा। रूपक की बात करें तो यहां पे भाई साहब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, मतलब पता ही नहीं चलता कौन किसकी तुलना कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं आप एकदम सलमान खान हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सलमान खान के जैसे हो ना, मैंने कहा आप एकदम सलमान खान हो। मान लो किसी ने कोई अच्छा काम किया, भाई साहब शक्तिमान था एकदम, है, शक्तिमान के जैसा नहीं था, शक्तिमान था। तो ये क्या है, ये रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदौ हरिराई, क्या, जो चरण है ना वही कमल है, यानी चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी हरि के चरण कमलों की जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसका आगे है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु बिन लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिह पाई। तो ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि चरण कमलों को वंदना कर रहे हैं सूरदास भगवान श्री की, ठीक है, मतलब हरि की, श्री हरि की। तो यहाँ पे क्या, चरण कमल, यानी जो कमल चरण है ना वही कमल है, ठीक है, मतलब चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, चरण कमल के समान नहीं है, चरण कमल है, सीधी सीधी सी बात बोल दी। तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा की बात कर लेते हैं, इसमें सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको उपमा बताया था ना, उपमा, इसमें सम सरीखा जैसा लगा होता है, ये बड़ा आसान होता है। इसमें क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है जनु जानहु मनु मानहु, इस तरह के जो शब्द मिले उत्प्रेक्षा। जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, ध्यान से देखो, मनहु नहीं है, मनहु होता है, इस तरह से लिखा होता है, ये मनहु, ठीक है, मनहु नील मणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। इसका ऐसे भी पूछता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको सीधी सी बात है, मनो मानो जनो जानो लगा होता है, आप पहचान जाओगे। अन्य की अगर बात कर ले, मानवीकरण भी आता है, जैसे जागी कलियां अलसाई, अंग्रेजी में इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, यानी कलियां जागी, भाई कोई इंसान है क्या जो जागी, मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की, किसी चीज की जो तुलना है, एकदम उसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाए, ऐसे बताया जाए पंक्तियों में जैसे कोई इंसान है वो, ठीक है, तो वहां पे मानवीकरण होगा। जागी कलियां अलसाई, भाई कलियां जागेंगी कैसे, कोई इंसान थोड़ी, जगता तो इंसान है ना, जानवर जगते हैं, मतलब जिनमें जान होती है, मतलब उस तरह के प्राणी टाइप में आदमी है ना, तो कोई प्राणी तो नहीं है ना कलियां, इस तरह से। अगला है धन्यवर्थ, मतलब इसमें जो है धन्यवर्थ मतलब ओनोमोटोपैया बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है, ओनोमोटोपैया क्या बोलते हैं, जब कोई मतलब आवाज निकले, जैसे बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, तो ये ऐसे पूछा नहीं जाता, ये सब अंग्रेजी में ज्यादा आता है, हिंदी में नहीं आता। एक ये आता है लाटानुसार, लाटानुप्रास, ठीक है,
लाटा अनुप्रास क्या होता है, मतलब जैसे अनुप्रास इसमें लगाई, अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण रिपीट होता है। लाटा अनुप्रास में पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट हो रहा होता है। जैसे कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अब देखो का धन संचय 2 बार आया, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, इसमें लाटा अनुप्रास है। ये हमारा लास्ट टॉपिक आ गया रस। ठीक है, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मेरा पूरा रस निकल गया, लास्ट में रस पढ़ाएंगे। रस होता है 9 प्रकार का होता है। ठीक है, कितना होता है, 9 होता है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, करुण का शोक होता है, हास्य का हास होता है, वीर का उत्साह होता है, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है, शांत का निर्वेद होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है। ठीक है, और श्रृंगार को दो में बांट देते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। बता देता हूं, संयोग में जो होता है संयोग में मतलब नायक और नायिका का मिलन हो रहा होता है, वियोग में तो बिछड़ जाते हैं। जैसे वियोग में जब सीता जी को रावण ले जाता है तब भगवान राम बोलते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हैं तो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पूरे वन में, हे खग मृग मधुकर श्रेणी क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये वियोग श्रृंगार है। संयोग में राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबै सुधु बोल गई कर टेक रही पलटारत नाही। मतलब जब वो चल रहा होता है स्वयंवर, तो उसमें सीता जी अपने कंगन के जो नग होता है उसमें श्री राम को निहार रही होती हैं, पूरी दुनिया को भूल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये संयोग श्रृंगार होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का पूरा संपूर्ण हिंदी।